लोग गलत करने के बाद भी लड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, आज दो के गले पे गंगा जल डाला वो शांत हो, फिर हमने दूसरी बार शुरू किया। तो मुगल की सेना दूर बम्बे से हम नहीं लड़ेंगे, राजपूत गला कटने के बाद भी लड़ते हैं, सिर कटने के बाद भी लड़ते। बीच युद्ध को समाप्त करते उन्होंने एक बैठक हम राजपूतों के सामने, उन्होंने भाई तुम्हारे यहाँ ऐसा क्या है कि जो तुम्हारा गला कटने के सिर कटने के बाद भी धड़ करे। तो उन्होंने बोला साहब गंगा जी हमारे यहाँ माता जी का एक स्थान है चित्तौड़ के किले के अंदर, वहाँ पे कुंड भरा हुआ माता जी, उस कुंड में तलवार को मिला करके युद्ध करने जाते थे। अगर गला में कट जाए तो तलवार जो है माता जी की शक्ति से लड़ती है। तो उन्होंने साहब ये बहुत बड़ी बात है कि मैं माता जी को हमने प्रणाम किया मुसलमानों मुगलों ने। तो उन्होंने फिर एक बात बताई कि आज हम लोग, आज से जाति को पहले हम लोगों में राव लिखा जाता था, नाम के आगे भोजराव। उसी दिन से हम लोग सिंह लगाना शुरू हो गया। आज जाति को मुगलों ने हमें नाम दिया सिंह का। ये शेर है, सिर कटने के बाद भी शेर लड़े, धड़ कट जाए, सिर कट जाए धड़ लड़े। तो हमारा सिर कटने के बाद जो हमें सिंह का नाम दिया वो मुगलों से हमको उन्होंने उपाधि दी थी। आज हम जोरावर सिंह, माधो सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह नाम लिखते हैं ना, ये शायद मेरे चलन खत्म हो चुका है। बच्चों का नाम बिना सिंह के राजपूतों में रखते नहीं, हमारे चलन है। लेकिन हमारे यहाँ क्या इतना दूषित कर दिया, ना तो बड़वा जी वगैरह हो गया रहे, ना हमारे पूर्वज वगैरह हो गया रहे। उन्हें मुकेश लिख दिया, सुरेश लिख दिया, दिनेश लिख दिया, काम शुरू कर दिया। कहाँ गए जोरावर सिंह, कहाँ गए नारायण सिंह, कहाँ गए अजय सिंह? 3 पीढ़ी पीछे देखो तो आप पूरा वही हमको मिलेगा। मोबाइल बंद होगा, साइलेंट। हम लोग वहाँ से बढ़े आगे, जैसे मालवम प्रेस किया हम लोगों ने। पहला प्रेस हमने सत्या की बावड़ी है महिदपुर के अंदर, हमने हमारा हाथी घोड़े से हम विश्राम किया। वहाँ पे एक भील राजा का राज था। बस तो भील ने हमारे ऊपर आक्रमण किया कि आपको यहाँ रुकने नहीं देंगे, या तो आप फौजी दो हमको, टैक्स दो, नहीं रुकने नहीं देंगे। तो हमने उस आदिवासी जो राजा था उससे युद्ध किया महिदपुर में। तो हम लोग जब युद्ध कर रहे थे वहाँ भी हमें काला झंडा दिखा दिया हमको उस जो है आदिवासी राजा ने। तो हमारी माँ बहनों ने 125 माँ बहनों ने वहाँ सत्ता की बावड़ी में जिंदा कूद गई। तो ये सत्ता की बावड़ी का हमारा जो वेट है उसकी, लेकिन ये किसी बात क्या हुआ मालूम पड़ेगा, माँ बहन जबरदस्ती गिर गई, जबकि अपन हरे नहीं जमाई थी। लेकिन काला झंडा दिखा दिया किसी ने, तो वो गिर गई बेचारी। उन्होंने अपने जो है जोहर कर लिया बावड़ी के अंदर, वो आज भी बावड़ी वहाँ पे स्थापित है। फिर क्या हुआ कि उसकी जो पत्नी थी, जो रानी थी आदिवासी, उसकी रानी को लेकर हम लोग निकले तो तिंगजपुर लेके आ गए। जब जैसे तिंगजपुर लेकर आए तो वहाँ से वो जो है भीम राजा आया, मुँह में घास रख कर के हमने के साथ माफ करना आप राजपूत हो राजस्थान के। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी पत्नी है, उनको बढ़िया कपड़े बनवाए पत्नी को। उन्होंने उनकी पत्नी को बहन बनाया राजपूतों ने, आदिवासी जो है उनकी जो राजा की रानी थी उसको बहन बनाया कि हम राजपूत हैं, ब्राह्मण, गो और स्त्री की हम लोग सेवा करें और अच्छा करें। तो ऐसा करके उनकी पत्नी को उनको वापस दिया। फिर आदिवासी ने हमारा साथ दिया। हम तिंगजपुर का आकर के हमने तालाब खोदा। हमारे राजपूतों में राजस्थान में एक प्रथा है कि कुआं खोदेंगे तो ही पानी पिए, किसी कुएं पे जाके पानी नहीं पीते राजपूत। ये हमारे एक संकल्प है। ये वो जाति है जिसके आप सामने खुद विराजमान है। तो जब उन्होंने तालाब खोदा, तालाब में कितना टाइम लगा हाथ से खोदना, उसमें पानी निकला, वहाँ स्थापित हुए हाथी घोड़ा सहित। इसी दौरान की 11 का दिन था, सुबह सुबह का टाइम था, और अपने धार जिले के मांडू में जो है मुसलमान का राज था। वहाँ पे 11 के दिन वो लोग उनके उत्सव मनाने के लिए शादी में या उनके जो है जन्म उत्सव में गाय को लेके जा रहे थे। बहुत सारी गायें थी। तो राजपूत लोग सुबह सुबह अपने दिनचर्या करने के लिए नदी के ऊपर गए थे। तिंगजपुर में जो है नदी है, आपने सब काली सिंह नदी है, सब काली। तो वो अपने सोच करने के लिए गए थे। जैसे वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि भाई गाय कहाँ जा रही इतनी सारी। अपन लोग कभी नहीं चमक जाते क्योंकि ये राजपूत जाति कोई खून नहीं। अभी कोई गाय आदमी निकाल के सब लोग आ जाएंगे, अटका ले जा रहा भैया गाय, भेड़ का ले जा रहा। तो गाय को लेकर जा रहे थे, उन्होंने रोका कि भैया बताइए गाय का ले जा रहा हो आप? तो उन्होंने क्या वहाँ ले जा रहे हैं मांडू, और मांडू के जो राजा है वो मुसलमान राजा है शासक, उनको जो है उनके बच्चे का जन्मदिन है, वो संस्कार में इनको सबको जो है हमें काटने, उनको मतलब भोजन करेंगे, वहाँ पे ले जा रहे हैं, इनको बनाएंगे, मारेंगे। तो हमारे राजपूतों ने मना किया कि भैया गाय को हम बिना, या तो हम मरेंगे या गाय मरेगी, या आप मरेंगे, तीनों में से एक को हम, आप गाय को तो कत्ल होने नहीं देंगे, या तो आप कत्ल हो या हम कत्ल हो। उनसे युद्ध हुआ, उनमें से सबको मार दिया। एक बच्चा था, वो अपने मुंह में घास रख के
माफी मांगकर राजपूतों से भाग के चला गया। उसने जाकर मांडू में सब फैसला सुनाई। मांडू में से पूरी सेना मुसलमानों की हमारे ऊपर आई आक्रमण करने के लिए। बहुत बड़ा युद्ध हुआ। राजा सारंगदेव खिची जो सारंगपुर में विराजमान थे, उन्होंने हमारी मदद करी, उनकी सेना उन्होंने नहीं। बहुत बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन वही हुआ, मुसलमान मुगल जो है दोगले होते हैं, उन लोगों ने वही काला झंडा दिखा दिया। कि हमारी माता बहनें जो बेचारी सुबह से इंतजार कर रही थी कि युद्ध लड़के गए हैं, क्या हुआ क्या मन पता नहीं क्या है, तो उसने काला झंडा दिखा दिया। मतलब कि जितने राजपूत गए थे सब काम में आ गए। तो सब जितनी माँ बहने थे उन्होंने लकड़ी इकट्ठी करके रखते थे जैसे युद्ध, तो उन लकड़ी में सब 750 ने अपना प्राण दे दिए। मदाना की धरती की बात। वहाँ के बाद से हम लोगों ने बहुत गंभीर अवस्था हमारी शुरू हुई। राजपूत जो बचे थे उन लोगों ने वहाँ से उज्जैन गए। उज्जैन जाकर के जो है शिप्रा स्नान किया, उनका क्रियाक्रम करा। इसके बाद हम लोग अपने अपने स्थापित हो गए। कहीं जो है इंदौर तरफ चले गए, कोई धार तरफ चले गए, कोई रतलाम तरफ चले गए, और बाकी लोग इधर आ गए। तो हम लोगों की डिस्टेंस हो गई कि हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए। हम लोग अपने आप को ये समझते हैं हम 3 गांव से हैं, तीन समाज से और 3 ऐसा है। ऐसा नहीं है, आप पूरे विश्व में फैले हो। और विश्व की धरोहर राजपूत समाज होता है। राजपूत समाज आज गांव में खड़ा हो जाता है, उसके सामने साथ सब लोग पीछे सब खड़े हो जाते हैं। आइए मतलब तो मेरा कहना यह है कि जैसे हम लोगों ने वहाँ से आने के बाद अलग अलग ठिकाने बसाए, जिनका लेख आपको बना साहब बताएंगे। 1316 के अंदर शायद ये गांव आपका बसा। सबसे पहले भाटियों में सिलेपुर बसाया है। भाटियों का सबसे पहला गांव है सिलेपुर। हमारा सिलेपुर ठिकाना जो है ये 1310 के आसपास बसा है। उसके बाद वहाँ से ये ठिकाना बसा है। शायद ये एक 2 रोड भी यहाँ पे है, ये शायद घर जमी आ जाए या कैसे स्थापित, लेकिन मेन गांव ये भाटियों है। तो मेन ठिकाना आपका कौन सा है? सिलेपुर। ठीक है। तो हमारा निवेदन यह है कि हमारी परिपाटी को हमारे जिंदा करने के लिए आपके गाँव में पधारे। धन्यवाद देता हूँ आप सब बुजुर्गों को, धन्यवाद इन बच्चों को और हमारे साथ पधारे युवाओं को कि आने वाले समय में सभी अपने नाम के आगे सिंह लगाएं, जाति में राजपूत लिखे, अपना गोत्र लिखे। ये विडम्बना है केवल एक बताने की कि मेवाड़ा लिख दिया तो हम लोग राजपूत हो गए। राजपूत केवल राजपूत होता है। एक जरा सी कथा और 1 मिनट का समय ले सकता हूँ। क्या हुआ कि जब हम चित्तौड़ से हमारा युद्ध चल रहा था मुगलों से, अलाउद्दीन खिलजी से, सबसे पहले कोई बुरा नहीं माने इस बात का, क्योंकि ये लेके इतिहास का हम आप बता रहे हैं। हमारे जो राणा रतन सिंह जी के जो सेनापति थे, उन्होंने राजपूत की टुकड़ी को रात में परफेक्ट किया, ऐसे बिठा करके, मतलब ये आज आपको किले के आसपास फलक टुकड़ी जाएगी। उनको बड़ा लेस होकर के भेज दिया। जब वो टुकड़ी आसपास किले के हो गई तो पहले क्या रहता था कि जब युद्ध होता था तो सेना ऐसे आती थी, आधा किलोमीटर आ गए, फिर 1 किलोमीटर आ गए, ऐसे आती थी। एकदम नहीं आती थी कि आके मार दिया। तो जैसे वो आगे आए तो हमारी सेना लगी, उन रात में सेना को ऐसे बिछा दिया। तो बेफिक्र हो गए कि आप आज सेना बढ़ेगी नहीं मुगलों की, तो हम लोग हमारा किला जो स्वतंत्र है। सब रात में क्या हो कि एक भी राजपूत सैनिक नहीं हो गए तो गए कहाँ? तो मालूम पड़ रहा कि वो युद्ध छोड़ के भाग गए। तो उनमें दाग लगा तो दांगी राजपूत हो गए। क्या हो गया? दांगी हो गए। दाग लग गया कि भाग गए। दूसरा उन्होंने फिर यार कि चलो जाओ, फिर दाग लगा दिया उनको, दे इनको आज से दांगी है, दागी बना उनको निकाल दिया। आगे आया, उन्होंने दूसरी टुकड़ी को भेजा, फिर तैयार की रात में। तो पूरा जमाया, रात में पूरी बिल्डिंग जमाई। सेना आगे बढ़ती जा रही थी मुगलों की। यहाँ बहुत ज़्यादा राजपूतों में खलबली थी कि जब ऐसा हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। फिर उन्होंने देखा तो हम सुरक्षित है, आज हमारे राजपूत सेना अच्छी लगी, हथियार लेके गए। लेकिन मालूम पड़ा कि वो हथियार की चोरी करके भाग गया राजपूत। फिर उन्होंने कहा कि यार तो गए सुबह देखा तो ज्यादा कोई राजपूत है ही नहीं टोली में, कोई नहीं दिखा, क्या करें। तो वो हथियार की चोरी करके भाग गए। तो उनको नाम दिया चौरासिया। वो चोर थे, चोरे भगा दिया, चौरासिया थे। वो कलंक लगा उन्होंने। फिर उन्होंने मीटिंग करी, फिर अपने ऐसे लड़के इकट्ठे उन्होंने फिर शुरू करा कि हम लोग लड़ेंगे। फिर उन्होंने फिर जाग बिछाया, फिर रात में सैनिकों को भेजा। तो बंकरों में छिपे थे, मुगल आगे बढ़ रहे थे, हमारी सेना त्राई हो रही थी। देखा आगे कि सेना आगे बढ़ गई, लेकिन हम लोग बंकर में, हमारे राजपूत बंकर में घुसते रह गए। वो निकले डर के मारे। तो सुबह देखा सारा सेना आगे बढ़ गई, राजपूत था तो अंदर घुसे पड़े चुपचाप। तो उनको देश निकाला दिया उन्होंने, उनको नाम घोसी दिया। उनको घोसी कहा है, जिनको घोसी ठाकुर बोलते हैं।
फिर हमारे राजपूतों ने किया कि जो हम बचे हैं, चाहे भले लाख की सेना होगी, चाहे 50,000 होगी, कितने भी होगी, हम लोग लड़ेंगे। हम लोगों ने प्रण किया और हम लोगों की दूसरी बिछात की गई। जैसे हम लोगों ने हमारी बिछात की तो हमने विजय पाई, लेकिन वो विजय हमारी कामयाब नहीं हो, क्योंकि राणा रतन सिंह जी काम में आ गए और हम लोगों ने वहाँ से पलायन किया। ये वो जाति जिनने पलायन किया, कि पलायन करने के बाद यहाँ पे अपने ठिकाने बसाए। आपने कोई कलंक नहीं है, आपने किसी तरह का कोई कलंक का पीछा नहीं किया, आपने दृढ़ता से लड़ा और आज उसके वो है जो कि आज हम सब सामने बैठे हुए हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि जिन पे जो कलंक लगा है, उस कलंक पे हमें कोई मतलब नहीं कहने की जाने की, लेकिन जो शुद्ध राजपूत है जिन पे कोई कलंक नहीं लगा, नहीं कलंक क्या, लेकिन हमने एक कलंक हमारे आप अपने हाथ से जबरदस्ती एक उठा करके खुद को जोड़ लिया। किसी ने नहीं बताया आपको। मैंने अजय सिंह जी को कई बार हमारा आमना सामना, जीवन सिंह जी के सामने कई बार इनको बोला, मैंने कई बार मेरी इनसे बहुत भेंट हुई इस मामले के लिए। तो मेरा निवेदन है कि मैं ज़्यादा इसमें नहीं कहूँगा, पर इतना ही कहूँगा कि अपना गोत्र लिखें, अपनी जाति राजपूत लिखे। आने वाले समय में क्या हुआ है, जिनके पास 5 बीघा जमीन, किस किस के पास है 5 बीघा जमीन, हाथ खड़ा करें। कितने लोगों के पास 5 बीघा जमीन, बोलो आप इस गांव के अंदर किसी का नहीं 5 एकड़ जमीन? ज़्यादा होगी, सबको ज़्यादा होगी। तो मेरा कहना तो ये है, अब एक नियम निकाल दिया उन्होंने, जिनके पास पिछड़ी जाति में 5 बीघा जमीन है, उसको पिछड़ी जाति को फायदा नहीं मिलेगा, पटवारी लिख के दे देगा, प्रमाण पत्र तो बनेगा, लेकिन उसका फायदा ना तो पढ़ाई में मिलेगा, ना उसको किसी कॉलेज में मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है कि आप अपनी जाति में राजपूत अपना गोत्र का इस्तेमाल करें और अपनी माँ बहन को तू तकार ना बोले, बहन को भाईसा बोले। ये हमारे राजा बना साहब आपको बताएंगे आगे। और इसी कड़ी में मैं आप सभी को, इस गाँव वासियों को सबको प्रणाम करता हूँ। जय रघुनाथ जी की कमागढ़ी जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हुकुम। तो जैसे मैंने पहले ही शुरू में ही बोला था, शुद्ध रखने वाली बात हुकुम ने भी वो बहुत अच्छे से समझाई। हम पता नहीं क्यों अपने आप को कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि आप कौन से राजपूत हो, तो हम डर जाते हैं कि अरे हम कौन से राजपूत है, फलाना ठिकाना है, हम तो है ही। लेकिन है कि नहीं, हम आपको समझ में आएगा नहीं? आवाज निकलनी चाहिए, राजपूत है ना हम सब, राजपूत तो जैसे आवाज निकलनी चाहिए। नहीं कौन से राजपूत है जिन्होंने युद्ध लड़ा, जिनकी माता बहनों ने जौहर किया, जिन्होंने शाखाएं की, जिनके शाखा हुए, समझ लो। तो हम वो राजपूत है। इसलिए अगर कोई हमसे पूछ ले दोबारा कि तुम कौन से राजपूत हो, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा रक्त बोलता है कि हम राजपूत है कि नहीं। आज से पहले हम काफी सालों को पता होगा, लेकिन हम क्या है ना कि बहुत ज्यादा वैसे नहीं बोल पाते कि भैया मैं कोई बोलता है कौन सा राजपूत, तो हम बयान रखते हैं बहुत तो पता ही नहीं हमें। एक तो सब रहा है, पता तो सबको है, पर कौन से है जरूरत नहीं है कौन से। हम राजपूत हैं, लेकिन हम हमारे गोत्र के बारे में जब तक जानकारी नहीं रखेंगे, हम हमारे कुल के बारे में, हमारी कुलदेवियों के बारे में, कहाँ से हमारा ठिकाना है, इसके बारे में हमारी जानकारी नहीं होगी, तो हमारा ये जानकारी का अभाव में हम लोगों को कोई भी आकर कुछ भी बोल जाएगा। तो सबको पूर्ण अपने बारे में जानकारी होना आवश्यक है, और वही जानकारी हुकुम ने दी, हम सब दे रहे हैं, और आने वाले माध्यम से सभी लोगों को ये सब जानकारी मिलती रहेगी। मैं निवेदन करूंगा आपके गांव में से भी अगर आपके बीच में कोई क्वेश्चन आता है, आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो अपना आप आगे बोल सकते हैं। हमारा तो चलता रहेगा साथ में आप लोग भी अगर कोई बोलना चाहे तो आ सकते हैं बीच में। अब इसी के साथ अब बात आ रही है कुलदेवी की, बार गोत्र कुलदेवी की। कुछ लोगों को गोत्र पता है और ये पता है कि हमारी कुलदेवी, मतलब हम हमारे भैरव पूजने चले गए तो हमारी कुलदेवी हो गई, मान लिया, ठीक है। लेकिन कहाँ पे हमारे कुलदेवियों के मंदिर विराजमान हैं? अगर हम राजस्थान के 52 गोती राजस्थान से निकले हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारी कुलदेवियां होंगी। तो उन कुलदेवियों की जानकारी, गोत्र की जानकारी, संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे बीच में और राजा सिंह गोयल जी ग्राम कचनारिया से आपके बीच में पधारे हुए हैं। वो इसके बारे में आपको कुलदेवी और गोत्र के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे, और आप अपने गोत्र और कुलदेवी के बारे में पूछ भी सकते हैं बीच में। जिनको नहीं पता है, जो गोत्र के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, वो सब आप पूछ सकते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के चरणों में नमन करता हूँ। हिंदू कुल भूषण वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करता हूँ, और साथ ही
शायद आप सभी हमारी बातों में लगे हुए, मैं आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा। श्री क्षत्रिय राजस्थान राजपूत महासभा का जो बैनर लगा हुआ है, इस बैनर के ऊपर जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो योद्धा रहे हैं, उनके फोटो हैं, उन सभी को भी हम नमन करेंगे। सभी के लिए एक बार फिर से जयकार लगे, बोले महाराणा प्रताप की जय। और एक निवेदन और करूंगा कि जो श्री क्षत्रिय राजस्थान राजपूत महासभा के स्वयं सेवक यहाँ पर पधारे हैं, वो पीछे बैठे, उनसे मेरा निवेदन है कि वो आगे आए और हमारी जो बैठक की व्यवस्था है उसको संभाले सुचारू रूप से। आगे आ जाइए आप। जैसा कि अभी आपको हुक्म ने हमारा जो इतिहास है 1303 से लेके मेवाड़ से लेके मालवा तक का जो हमारा इतिहास है वो आपको बताया है। आप सभी लोगों ने मुझे लगता है ध्यान से सुना होगा। आप लोगों से प्रश्न भी किए जाएंगे, आपको ध्यान यहीं पर देना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ये तो पता चले कि आगे पाठ और पीछे सपाट पता नहीं चले, कहीं गिरा कहीं नहीं गिरा है। तो हुक्म ने बताया अभी कि 1303 में हमारे जो पूर्वज है उन्होंने मेवाड़ से मालवा की ओर प्रस्थान किया। राजा रतन सिंह जी जो हमारे अंतिम राजा रहे, रानी पद्मावती का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन राजा रतन सिंह जी का शायद बहुत कम लोग जानते हैं। राजा रतन सिंह जी के समय हम लोग मेवाड़ से युद्ध करने के बाद में हमने मेवाड़ से मालवा की ओर प्रस्थान किया। जब हमारे लोगों के सामने कई सारे मुगलों के प्रस्ताव थे, हमारे पूर्वजों ने नहीं माने और जो भी हमारे पास व्यवस्था थी उस समय वो व्यवस्था लेकर सारे राजपाट छोड़कर सारी चीजें छोड़कर हमने वहीं पर उनको छोड़ दी और वहां से मेवाड़ से मालवा की ओर प्रस्थान किया। और बीच में जौहर स्तर की हमारी बात हुई थी, तो जौहर स्तर मदाना के बारे में तो सभी को पता है, जहाँ पर हमारी साढ़े सत्या हुई है। किसको पता नहीं, सबको पता है। मदाना में हमारा जौहर स्थल है, सती माता का स्थल है, वहां पर सभी को पता है। लेकिन उससे पहले भी हमारा एक जौहर स्थल है। मध्य प्रदेश में हमारे 2 जौहर हुए हैं। पहला जो जौहर हुआ है उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील में, महिदपुर में ही बिल्कुल हम बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जौहर किसे कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा अभी जो पद्मावती मूवी आई थी उसमें भी जो महारानी पद्मावती है वो अपनी रानियों के साथ में जाकर और कुंड में जाकर जौहर करते हैं। तो जौहर कैसे किया जाता था और कब स्थिति में किया जाता? 2 चीजें होती थी, एक होता था जौहर और एक होता था साका। तो जौहर जो है, जब हमारे पूर्वज मुगलों से युद्ध करते थे उस समय ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने अगर बन जाती थी कि हमें आत्मसमर्पण करने का अगर मौका, ऐसा अवसर अगर हमारे उनके सामने आता, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और सिर कटाए और समझौता स्वीकार करने के ऊपर डोली के ऊपर बोलूं बीच में वो चीजें देखिए, कई राजपूत थे, अब मैं खुलकर बोलूंगा, यहाँ पर अन्य समाज के लोग भी विराजमान हैं, उन सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। एक सामाजिक बैठक है और सामाजिक चर्चाएं होती है और हर समाज में अपनी समाज को लेकर चिंताएं व्यतीत होती है। हमारे समाज में भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर हम चिंतित हैं और भविष्य के लिए चिंतित है। वर्तमान में तो जो हो रहा है वहां तक ठीक है, लेकिन भविष्य में जो चीजें होने वाली है उन चीजों को लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि आगे जाकर हमारे समाज के युवाओं का, आप इतिहास की दृष्टि में देख लें या शिक्षा की दृष्टि में देख लें, कितना नुकसान हो रहा है और आगे जाकर कितना उससे फायदा और नुकसान हमें होने वाला है। इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जौहर और साका की बातें कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति अब बन के आ जाती थी कि हमारे पूर्वजों को मुगलों के सामने उनकी अधीनता स्वीकार करना पड़े, तब जाकर हमारी जो माताएं होती थी, हमारी जो बहनें होती थी, वो आत्मसमर्पण करने की जगह पर जौहर करना उचित समझती। और जौहर होता था, चित्तौड़ के किले में जौहर हुआ है, हमारे जो मदाना का जो सती स्थल बना वहां पर जौहर हुआ। जौहर ऐसा होता था कि आत्मसमर्पण करने की बजाय एक कुंड रहता था, उसमें जो अग्नि की जो ज्वाला है वो प्रज्वलित होती थी और वहां पर उनके सामने समर्पण करने से अच्छा अपने आप को धधकती आग में, आप सोचिए अगर थोड़ी सी अग्नि हमारे हाथ में लग जाए, थोड़ा सा हाथ एक माचिस की तीली से जल जाता तो हम कितनी तकलीफ होती। आप उस पीड़ा को समझिए। हमारी माँ बहनों ने उस समय मुगलों की अधीनता स्वीकार करके जब ऐसी स्थिति हमारे साथ बन गई थी, जब जाकर उन्होंने जौहर किया, उसे कहते हैं कि ये जौहर है। उसके बाद में मैं महिदपुर पर था। महिदपुर में हमारा दूसरा पहला जौहर स्थल है और दूसरा जौहर स्थल जो है मदाना में। तो महिदपुर में जो हमारा पहला जौहर स्थल जौहर हुआ है
पहले हमारे क्षेत्र में हुक्म व्यवसाय भील का राज था जी भीलों का राज था। तो जब हमारे पूर्वज राजस्थान से मालवा की ओर आए तो उस प्रकार किसी प्रकार का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कर दिया जाता था। तो उन्होंने हमारे पूर्वजों से मालवा में आने के लिए कर मांगा। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहा कि साहब हम राजपूत लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, किसी प्रकार का हम कर नहीं दे सकते। तो उसके लिए फिर वहां पर युद्ध हुआ और वो जो युद्ध है वो राजपूतों ने जीता और जो भील रानी थी उसको धर्म की बहन बनाकर सम्मान उनके किले में वापस छुड़वाया। वहां से हमारे जो पूर्वज है आगे बढ़े। अभी आप महिदपुर में कभी उज्जैन जिले में बहुत सारे हमारे सामाजिक भाई है जो वहाँ पर कार्यरत हैं। कहीं कोई फाइनेंस लाइन में जॉब कर रहा है, कहीं और जॉब कर रहा है और बहुत कम लोग वहाँ पर जाकर आए। हमारी टीम से हम 5-10 लोग वहाँ पर जाकर दर्शन भी करके आए। वहाँ पर सत्य बावड़ी करके आज भी एक बावड़ी स्थापित है जिसको ताला कुंजी और सत्य बावड़ी के नाम से जानते हैं। साथ ही बिलपान करके वहाँ पर जो तालाब खुलवाया था हमारे पूर्वजों में, हमारे जो राव जी आकर बताते हैं, हमारे राव जी घर पर आते हैं, शुरू से सिस्टम चलाया हमने कि भैया राव जी आ गए, अल्लाह उड़ाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, मुर्गा खिलाओ, दारू पिलाओ, ये चीज हम शुरू से करवाता है। लेकिन कभी बैठकर हमने उनसे ये नहीं पूछा कि हमारा इतिहास क्या है। आज हमारी समाज, आज उद्देश्य है, मैं वापस मूल उद्देश्य पर आ रहा हूँ। मैं अगर किसी से परिचय पूछूंगा तो जिसको अगर हमारे संपूर्ण इतिहास की अगर जानकारी नहीं है तो आप सिद्ध नहीं कर पाओगे कि आप क्या हो। आपसे मैं पूछूंगा कि आप कौन हो तो या तो कोई मेवाड़ा बताएगा, कोई राजपूत बताएगा, कोई कह देगा कि हम तो गहलोत थे, कोई कह देगा कि हम तो मल्लोई है, लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाएगा कि हम राजपूत हैं और कैसे राजपूत हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए मेवाड़ा जो शब्द हमारे साथ में जो सरनेम के साथ हमने जो लगा रखा है बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे वो क्षत्रिय थे, राजपूत थे और हमारा जो पुराना इतिहास है, पुराना रिकॉर्ड आप उठाकर देखोगे तो उनमें सभी में आपको राजपूत सरनेम आपको मिलेगा। साथ ही हम मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ इस राज्य के अंदर ओबीसी के अंदर आते हैं और केंद्र के अंदर हमारा जो आरक्षण है वो सामान्य है। समाज के कई बनाओं को आज भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे उनको ये नहीं पता है कि हमारा समाज केंद्र में किस कैटेगरी में है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, क्योंकि स्कूल में शायद ये चीजें बताते नहीं, उनको नहीं पता कि समाज में किस कैटेगरी में, उनको राज्य से मतलब है। अभी नवोदय विद्यालय की ओपन परीक्षा हुई है बीच में, 17 से 18 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ओबीसी और जनरल के चक्कर में रिजेक्ट हो गए, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ओबीसी से यहाँ से वो अपना फॉर्म डालते हैं, जब केंद्र में जो फॉर्म आपका जाता है वहाँ पर आपका ओबीसी का कोई रिकॉर्ड नहीं, आपका मेवाड़ा का कोई रिकॉर्ड नहीं, वहाँ पर आपकी जाति राजपूत है, आपका वर्ग सामान्य है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, जब यहाँ से हमें फॉर्म भरना होता है तो हम नौकरी के समय पर अप्लाई करते हैं ओबीसी और वहाँ आपको ओबीसी से देखकर उसको बाहर निकाल के देते हैं। इस नवोदय विद्यालय के अलावा जो बच्चे हमारे रिजेक्ट हुए उसके अलावा 1600 बच्चे और भी है समाज, उनका रिकॉर्ड हमने हमारे डाटा हमने हमारे पास में रखा है बच्चों का, और इसीलिए आज ये बैठक करने की आवश्यकता यहाँ पर हुई है ताकि आगे से समाज के किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो। इस मध्य प्रदेश के अंदर 3 जिले छोड़कर किसी और जिले में अगर वो जाए तो वो ससम्मान अपने आप को सिद्ध कर सके कि हाँ मैं ये राजपूत हूं। किसी ने आपसे कुछ लोगों में हम कई बार एक चीजें बताते हैं तो समझाने के लिए फिर से वो कहानी सुनाऊंगा जो हमारे साथ 4 लोगों के साथ बीती, फिर मैं कुलदेवता के ऊपर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मेवाड़ा आपकी कोई जाति नहीं है। केंद्र में आप जनरल में हो, मेवाड़ा सिर्फ एक सरनेम आपने मेवाड़ क्षेत्र से आने के लिए मेवाड़ा सरनेम का यहाँ पर प्रयोग किया है, उसको उपजाति बनाकर आपने आरक्षण लिया है। आपकी अगर मूल जाति अगर आप मानेंगे तो राजपूत है, और कौन से राजपूत है तो गोत्र से आप माने जाएंगे कि ये राजपूत है। भाटी राजपूतों का ठिकाना है, अगर आप 3 जिले के बाहर कहीं जाते हैं तो वहाँ बताएंगे साहब मैं भाटी राजपूत हूँ, कोई आपसे दूसरा प्रश्न नहीं करेगा। उनको पता है कि भाटी राजपूतों का गोत्र है, और भाटी राजपूत बताया, डोडिया राजपूत बताया, इस ठिकाने पर डोड राजपूत भी है और पठारिया भी है सर, तमर भी है, बोरदिया गोत्र है क्या आपके? नहीं। बड़गोता, उड़ाना, अच्छा दादा आपका क्या गोत्र है? बोरदिया जैसे गोत्र है। अभी दादा कई राजस्थान मान लो जाते हैं 3 जिले से बाहर, तो कौन देना, तो दादा अगर 3 जिले से बाहर कहीं जाते हैं, इनसे अगर किसी ने पूछ लिया तो साहब आप कहाँ से पधारे हैं, तो आपने कहा मैं तो सीहोर जिला से हूँ, सीहोर जिले के पास में सेवनिया गांव है मेरा, वहाँ से मैं पधारा हूँ। साहब आप कौन जाति से हैं? तो दादा ने बताया साहब मैं तो मेवाड़ा समाज से। फिर विस्तार से पूछा कि कौन से मेवाड़ा, वो भी मैं आऊँगा मेवाड़ा किस लिए बताया, और उसने मेवाड़ा के लिए आपसे दोबारा प्रश्न क्यों करा कि कौन से मेवाड़ा। भाई आप लोग तो यही मानते हो कि मेवाड़ा समाज एक ही है हमारे 3 जिलों के अंदर, यही मानते हैं ना।
इसके अलावा और कोई मेवाड़ा है क्या? लेकिन इसके अलावा भी 17-15 जातियां हैं जो मेवाड़ा लिखती है, वही असली में वाला है। और वो असली मेवाड़ा है। वास्तव में अगर आप मानो ना तो वो असली मेवाड़ा है। दादा ने वहां पर जाके बताया, ये तुमसे पूछा कि साहब मैं तो राजपूत भी हूँ, मेवाड़ा राजपूत है। बोले कौन से मेवाड़ा? मेवाड़ा राजपूत। फिर उनका दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा अगर किसी राजपूत को आपने इस तरह से परिचय दिया, क्योंकि पूरे भारत में कोई भी राजपूत अपने नाम के साथ में, अपने सरनेम के साथ में मेवाड़ा शब्द का प्रयोग नहीं करता। सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए। दूसरा प्रश्न इनसे करेगा दादा से कि भाई मेवाड़ा राजपूत तो कौन से राजपूत हो? फिर आप बोलेंगे मेवाड़ा राजपूत है, तो वो बोलेंगे यार मेवाड़ा राजपूत होते ही नहीं। ये चीजें बताएंगे वो आपको। फिर आप उलझ जाओगे, सिद्ध नहीं कर पाओगे कौन से राजपूत। ये आपसे दूसरा प्रश्न करेगा कौन से राजपूत। अगर आपने कोई इतिहास की जानकारी तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आपको अपना इतिहास पूरा पता है, अपने कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट देव की अगर पूरे गौरवशाली इतिहास की अगर आपको जानकारी है तो आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। मैं एक वाक्य आप सभी को सुनाऊंगा। हम 4 लोगों के साथ में जो राजस्थान के अंदर बीती हुई है, मैं नहीं चाहता हूँ कि समाज के किसी भी भाई के साथ ऐसी चीजें हो। 4 लोग हम राजस्थान जाते होंगे, और हमारे एक मित्र है राजस्थान के पाली जिला में, तो उन्होंने बोला कि राजपूतों में तो देखिए बना हुकुम की भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैं बना हुकुम के बारे में आपको बताऊंगा कि बना किसे कहते हैं, हुकुम किसे कहते हैं। आपने शुरू से देखा होगा, हम जब से आ रहे हैं बना इधर आना, हुकुम इधर आना। बना हुकुम में समझ में नहीं आ रहा हो क्या चीज है, सब इस तरह से आपको समझाएंगे क्या चीज है, बना क्या होता है, हुकुम क्या होता है। तो दादा राजस्थान हम जाते हैं, 4 लोग हम राजस्थान के लिए प्रस्थान किया हमने। हमारे मित्र है पाली जिले में, उन्होंने आमंत्रित किया कि हुकुम आप जब भी राजस्थान पधारे तो आपको हमारे ठिकाने पर पधारो। हम गाँव जो बोलते हैं, गाँव को ठिकाना बोलते रहते हैं। तो ठीक है साहब, हम जरूर पधारेंगे। हम पाली पहुंचे, पाली स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने हमें आमंत्रित किया, घर लेने के लिए आए, बाकायदे गाड़ी में 4 व्हीलर में बिठाकर लेके गए। और उनके जो पिताजी थे, उनके जो दादा हुकुम थे, उन्होंने हमसे परिचय पूछा कि साहब आप कौन विराज से हो और कहाँ से पधारे हो? तो हमने कहा साहब मैं कुंवर राजा सिंह गोहिल, मूल ठिकाना मेवाड़ राजस्थान, हाल मुकाम ठिकाना कचनारिया, तहसील राजस्थान, जिला सीहोर मध्य प्रदेश से हूँ। ऐसे करके हम 3 लोगों ने परिचय दिया। दादा ने कहा साहब मैं अजब सिंह पवार, ठिकाना अख्तियारपुर, जिला शाजापुर से हूँ। दादा भाई ने बताया कि मैं विनोद सिंह सिसोदिया हूँ, सीहोर जिले से विराजमान करता हूँ, राधा खेड़ी मेरा ठिकाना है। आपने बताया कि साहब मैं राकेश सिंह मेवाड़ा हूँ। आप सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान देने की बात है ये, आपको अपमान का सामना ना करना पड़े, ये चीजें मैं सुना रहा हूँ। समय लगेगा थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देने के लिए, समय बहुत है हमारे पास, आज दिन भर पूरा आप सभी के लिए। तो घर गए साहब उनके, उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन बिरादरी के हो साहब, कौन समाज से आए हो, कहाँ से पधाया हो। तो जिस तरह से मैंने बताया कि 4 लोगों ने हमने परिचय दिया, तो वो उनको बना के बोलते हैं बना साहब वो चटे उठा लाना है उधर से और गद्दा लगाना जरा ऊपर ला के इधर। तो साहब वो 3 लोगों को हमको सासम्मान उस गद्दे पे बिठाते हैं बढ़िया तरीके से। और राकेश सिंह जी जो थे उनको उठा कर चटाई लेने के बिठा देते हैं। राकेश सिंह जी ने सोचा तलत पे जगह नहीं होगी, कम जगह होगी, इसके साथ मुझे नीचे बिठा दिया। देखिए समझिएगा, एक उदाहरण है, और ये उदाहरण नहीं हमारे साथ में बीती हुई चीजों में हम आपको बता रहे हैं। राकेश सिंह जी ने सोचा कि ठीक है भैया जगह नहीं थी गद्दे को, मुझे नीचे बैठा दिया, कोई नहीं अपने भाइयों को बैठो, तो बैठा दिया। थोड़ी देर बाद चाय लेके आते घर में से अंदर से। अब आप देखिएगा 3 तो वो चीनी के कप में चाय लेके आ रहे हैं, 3 कप चाय तो चीनी के कप में लेके आ रहे हैं, और 1 लेके आ रहे हैं स्टील के गिलास में। सोचने के लिए मजबूर हो रहा है ना भाई, सेठ ही समाज के लोग हैं, 4 लोग, 1 को नीचे बिठा रहे हैं, 3 को ऊपर बिठा रहे हैं, 3 को चीनी गैस में दे रहे हैं, 1 को स्टील के गिलास में दे रहे हैं, ये क्या चीज हो रही है? राकेश सिंह जी का फिर दिमाग खड़ा हुआ, जो ये इनको तो बड़ा सम्मान से बिठा, तुम्हारे ज्यादा करीबी है क्या, मेरे को नीचे बिठा दिया, मेरे को स्टील के उसमें दे रहे हैं, क्या चीजें हैं? मैंने राकेश सिंह जी से बोला कि राकेश सिंह जी इसका भी कुछ एक फंडा है, आपको समझाएंगे, आप उनसे प्रश्न करना है। ये जो जिनके घर हम आए हैं उनसे ये प्रश्न करना है कि साहब आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो राकेश सिंह जी ने बाद में सारी चीजें हो गई, तो पूछा उनसे कि साहब हम 4 ही एक ही समाज का लोग हैं, ठीक है मैं बीच में आपसे कहीं नहीं की पा रहा हूँ, चलो आपके घर मेहमान गया और अपनी गिराना के मालूम सा सम्मान भागे लगे, चलो भैया निकलो यहाँ से। तो राकेश सिंह जी बीच में बोल नहीं पाए, लेकिन हुक्म आपसे ये पूछना चाहिए मैं कि हम 4 ही एक ही समाज का लोग, आपने 3 को तखत पे बिठा दिया, मुझे नीचे बिठा दिया, उनको चीनी के कप में चाय दे रहे, मुझे स्टील के कप में दे रहे, ऐसा क्यों? बोले साहब आप तो मेवाड़ा हो। हाँ मेवाड़ा, नहीं ये भी मेवाड़ा, ये तो राजपूत लोग हैं, 3 लोग हैं, आप मेवाड़ा हो। तो क्या साहब मेवाड़ा तो कैसे मेवाड़ा? तो साहब हमारे इधर तो जो 62 समाज करके होती है, 62 समाज होती है वो,
और ये जयसवाल और कलाल होते हैं उधर राजस्थान करके। वैसे माली वगैरह तो इधर मिल जाएंगे, मेरे गांव के पास में बोरखेड़ा गांव है, वहाँ पर पूरे माली हाथ से ज़्यादा झटक से मेवाड़ा लिखते हैं, प्योर मेवाड़ा लिखते हैं। तो उधर क्या है, बाचर समाज जो वेश्यावृत्ति करते हैं, कलाल समाज जो दारू बेचते हैं, वो लोग मेवाड़ा संज्ञान का प्रोग्राम, उन्होंने वही समझा उनको कि भैया राकेश सिंह जी तो ये अपना ये कलाल के वेश्यावृत्ति करने लगे बाचर समाज में का तो होगा, ये समझ के बिठा दिया इनको नीचे। फिर हमने उनको समझाया कि साहब ये भी हमारी समाज का ही व्यक्ति है, परिचय देने मुझसे गलती हुई है, बोले आप शायद वो जीवन में कभी ऐसी भूल करेगा नहीं कि मेवाड़ा वहाँ पर जाकर बताए। तो उन्होंने बताया कि साहब भैया ये राकेश सिंह ने आपका गोत्र बता रहा हूँ। तो जब इन्होंने बताया कि साहब मैं तो हाड़ा हूँ, फिर उनको जो राजपूत साहब थे जिनके घर है उनका दिमाग घुमा के भैया जात बता रहा किसी और की, गोत्र बता रहा राजपूतों का, सरनेम बता रहा राजपूत, तो ये चीज मिक्स नहीं हो रही कहीं से कहीं। तो फिर हमने उनको समझाया कि साहब हमारे जो पूर्वज थे वो 1303 में जब मेवाड़ से मालवा की ओर प्रस्थान किया तो वो कोई राजपाट वहां से लेके नहीं आए, कोई चीज लेके आए, जो कुछ था हमारे बाप दादों ने सब यहाँ पर आकर ठिकाने बसाए हैं। और हमारे इतिहास में लिखा है हुक्म, जो हमारे बड़वाजी हमारे राव जी जो पोथी सुनाते हैं। अब अगली बार जब भी आते हैं राव जी बड़वाजी आए, राजपूत तो उनको बड़वाजी बोलते हैं और हम उनको राव जी बोलते हैं। तो जब भी अब आपके गांव पर वो आए तो उनसे विस्तृत जानकारी लेना, उनको मुर्गा कितना बाद में खिलाना या मत खिलाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका इतिहास पर जो ढोकर चल रहा है वो उनसे पूरी जानकारी आप लेना कि हम कौन है, हमारा इतिहास क्या है, हमारा गोत्र मूल क्या है, हमारे कुलदेव कौन है, हमारे कुलदेवता कौन है, हमारे इष्ट देव कौन है, ये चीज हमें पूरी क्लियर आप बताएं ताकि आपको भविष्य में कहीं भी 3 जिले से बाहर जाना पड़े तो आपको आत्मान जो अपमान होने का अपमान होते हैं अपमान तो उसका सामना नहीं करना। तो ये तो चीजें हो गई आपकी मेवाड़ा से लेकर के मेवाड़ा सरनेम जो उपयोग करते हैं आप सबसे, आपकी जो मूल जाति है वो राजपूत है। आप कहीं भी जाएं राजपूत बताएं और पूछते हैं कौन सा राजपूत है तो गोत्र के साथ में राजपूत बताएं कि साहब मैं डोडिया राजपूत हूँ, कि मैं भाटी राजपूत हूँ, कि मैं गोहेल राजपूत हूँ, कि मैं हाड़ा राजपूत हूँ, कि मैं तमार राजपूत हूँ। क्लियर है? आवाज तो निकालो, क्लियर है? अब दूसरी चीज है कुलदेवी कुलदेवता। आप एक चीज मुझे ये बताइए, आप सभी लोगों के यहाँ अष्टमी नवमी पूछते हैं, जब हम पूछेंगे वापस नवरात्रि आएगी, अष्टमी नवमी सब लोग पूछते हैं। पता है किसकी पूजा करते हैं अष्टमी नवमी पे? आठम माता है। अष्टमी तिथि होती है, माता जी कैसे हो गई वो? अष्टमी नवमी पर जो हम पूजा करते हैं वो हमारी मूल कुलदेवी की पूजा होती है। अब हमें ये नहीं पता कि हमारी कुलदेवी कौन है, किसकी हम पूजा कर रहे हैं, कहाँ पे उनका मंदिर है, तो क्या आपकी पूजा स्वीकार होगी? क्या आपकी पूजा स्वीकार होगी? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कुलदेवी कौन है। यहाँ पर भाटी राजपूतों का ठिकाना है, डोडिया राजपूत है, उसके बाद में तंवर राजपूत है, दादा भाई अजब सिंह जी हमारे, उनका गोत्र उन्होंने बताया बोरदिया गोत्र। बोरदिया गोत्र की अगर आप कहीं पहचान सुनोगे तो बोरदिया से आपको नहीं पहचाने। देखिए कहीं ना कहीं क्या रहा है, हमारे कुछ गोत्र हमारे राव जी द्वारा भी उन्होंने बढ़ाए हैं और कुछ जो हमारे गोत्र है वो हमारे पूर्वजों के नाम पर पड़े। तो बोरदिया, बड़गोता और बुढ़ाना, ये जो 3 गोत्र हमें, ये तीनों एक है, तीनों की कुलदेवी है। लेकिन जैसे हमारे पूर्वज रहे, हमारे दादा परदादा रहे, अच्छा नाम था उनका, समाज में सब लोग जानते पहचानते, तो हमने उनके नाम पर कर लिया। बड़गोता जो है राजपूतों में बोड़ा जी तमर थे, बोड़ा जी तमर थे, उनके वंशज हैं और उनका जो मूल गोत्र है वो तंवर राजपूत है। अगर हम कहीं भी पूरे भारत में कहीं जाते हैं अगर बताते हैं तो ये चीज अगर हम बताएंगे साहब मैं तंवर राजपूत हूँ तो आपको सारा सम्मान राजपूतों वाला सम्मान वहाँ पर आपको प्राप्त होगा। आपसे कोई दूसरा प्रश्न ही नहीं करेगा कि कहाँ का मल्लो है, कहाँ का मेवाड़ा है, कहीं है, कोई नहीं पूछेगा। आपने इतनी सारी चीजें बता दी। तो तंवर गोत्र की, बोरदिया तंवर गोत्र की जो कुलदेवी, उनकी कुलदेवी है स्वांग्या माता जी। क्या नाम है? स्वांग्या माता जी। वो उसके लिए अपन अलग से पर्चे वगैरह भी बनवाएंगे। हाँ, चिलाई माता जी, मैं भाटी की बोलूंगी बीच में। तंवर गोत्र की जो कुलदेवी है वो चिलाई माता है, उनको योगेश्वरी, योग माया, और सबसे बड़ी चीज तो भगवान कृष्ण की जो बहन थी जिनको योग माया के नाम से जानते हैं। भगवान कृष्ण थे, अभी लोग जानते हैं भगवान जी को। तो भगवान कृष्ण की बहन थी योग माया, जिसको आप बिजली आकाश में आप देखते हैं जो बिजली कड़कती है ना, बिजली कड़कती है तो मुकारा देता जाओ, हमारे भी अच्छा लगेगा बोलगा।
है नहीं? बिजली जो कड़कती है वो है योग माया, और वो है कुलदेवी तंगड़ों की कुलदेवी। बड़गोता, बोरदिया और बुढ़ाना जो हमें 3 गोत्र है, उनकी कुलदेवी कौन है? योग माया, चिल्लाए माता के नाम से इनको जानते हैं। चिल्लाए माता, चिल्लासन देवी भी नोट उनको करो भैया, बहुत काम करो आप जो। और तमर जो है, अब एक जो रूप में तमर से फिर मैं बीच में लेकर आया हूं कि हम पहले भी सब अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं लेकिन सभी महाराणा प्रताप के वंशज नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी अलग अलग राजा महाराजाओं के फोटो लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए महाराणा प्रताप जी के फोटो है, शिवाजी के फोटो है, विक्रमादित्य जी के फोटो है ना, दुर्गादास राठौड़ जी के फोटो है। तो जितने भी अलग अलग योद्धा हैं, सब अलग अलग योद्धाओं की संतान है, उनके वंशज है, सभी महाराणा प्रताप के वंशज है। महाराणा प्रताप गहलोत सिसोदिया वंश से थे, सभी सिसोदिया नहीं है, कोई डोडिया है, कोई हाड़ा है, हाड़ा का वंश अलग है, वो चौहान वंश से है, कोई सिसोदिया है, कोई राठौड़ है। तो सभी अलग अलग महाराजाओं के अलग अलग पूर्वजों के वंशज है, सभी महाराणा प्रताप के वंशज नहीं। तंवरों की हम बात कर रहे थे, बड़ौदा बोरदिया बुढ़ाना जो तंवर है वो दिल्ली के जो लाल किला जिन्होंने स्थापना करी होगा, अनंगपाल जी तोमर, जिनको लाल किला किसी मुगल के नाम से बताया जाता है कि उन्होंने वो किला बनाया। लेकिन आप अपने आप में प्राउड फील करेंगे, अपने आप में गर्व महसूस करेंगे कि वो जो किला था वो आपके पूर्वजों ने, अनंगपाल जी तोमर ने वो किला वहां पर बनवाया है, दिल्ली का जो लाल किला है। तो ऐसे हमारे जो पूर्वज हैं बहुत सारे गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, सभी गोत्र के अलग अलग राजा महाराजा रहे। उसके साथ में भाटी जो गोत्र है, भाटी गोत्र है आपके ठिकाना में, और शायद भाटी कोई ठिकाना है। तो भाटी जो गोत्र है, भाटी गोत्र की जो कुलदेवी है, हम जिनकी अष्टमी पूजा करते हैं वो है स्वांगिया माता। और स्वांगिया माता जी का जो मंदिर है वो राजस्थान के जैसलमेर में, भाटी जैसलमेर किले के अंदर वहाँ पर हमारी कुलदेवी का मंदिर है। कभी अगर जैसलमेर जाना हो, उधर घूमने फिरने के लिए हम रामदेवरा जाते हैं, कई लोग करोड़ माता तक जाते हैं, तो जैसलमेर से होते हुए जाना पड़ता है करोड़ माता मंदिर, जहाँ पर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 3000 बम वहाँ पर फेंके गए थे, वो आज भी सुरक्षित उस मंदिर में स्थापित है, उसी मंदिर में रखे हुए। तो आज वहाँ के जो फौजी है, फौजी भाई हमारे, उन्होंने चौकी को अपने, उस मंदिर को अपनी चौकी बना ली है, तो उस मंदिर की सेवाएं वगैरह वो करते हैं। तो जब भी कभी किसी का करोड़ माता जाना है, भाटी राजपूत है, उनकी जो कुलदेवी है वहाँ पर जैसलमेर में आएंगे। अब इसी बीच में हमारे बीच में हमारे दादा भाई विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी बीच में उपस्थित हो चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो भाटी गोत्र की जो कुलदेवी आपको बताया कौन है? स्वांगिया माता जी। कौन है? कौन है? उनका मंदिर कहाँ है? जैसलमेर। ठीक है, नोट कर लो ये पूरा स्वांगिया माता जी। वो तो आप लोग और भी चीजें ग्रुप में भी सारी चीजें भेजते रहते हैं, ध्यान नहीं देते, सिर्फ 150 ग्रुप बने हुए हैं संगठन के, और सभी ग्रुपों में लगभग डेली हम कुलदेवी कुल देवता की जानकारी डालते हैं। लेकिन वो शायद ऐसा लगता है कि किसी के काम की नहीं होगी तो वो ध्यान नहीं देते, कौन पढ़े इतना सारा क्या लिखा क्या नहीं लिखा, काफी कुलदेवी जानकारी। लेकिन ये जरूरी है, मैंने बताया ना कि आपको अपमान का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपके लिए ये चीजें जरूरी है। भाटी गोत्र हो गया आपका, तमर गोत्र हो गया, इसके बाद में पठारिया गोत्र है। यहाँ पर पठारिया गोत्र है, पठारिया गोत्र है, मैं भी पठारिया हूँ। और पठारिया के साथ में आपको मैं पठारिया गोत्र की विस्तृत जानकारी देता हूँ। मैं अपने सरनेम के साथ में गोहिल लिखता हूँ, कुमार राजा सिंह गोहिल। गोहिल में क्यों लिखता हूँ? मेरा गोत्र पठारिया है, गोहिल कैसे है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो बड़वा जी, हमारे राव जी जब यहाँ पर आते हैं, हमें पोते सुनाते हैं, हमने उनसे जानकारी ली है। हमें तो नहीं पता कि वो पठारिया कैसे उन्होंने करा है, लेकिन हमारे जो बड़वा जी, उनकी जो पोती, उनका इतिहास बताते हैं। वो बताते हैं कि हम राजस्थान के पठार क्षेत्र से आए थे, तो पठार क्षेत्र से आए थे, इसलिए उन्होंने हमें पठारिया कर दी। ये जानकारी हमें अभी तक मिली। लेकिन पठारिया का जो मूल गोत्र है वो क्या है? गोहिल। क्या है? गोहिल। और गोहिल वंश से कितना गौरवशाली अपने आप में ऐसा वंश रहा है जिसमें महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा उदय, ऐसे कई योद्धाएं हुए जिनका बहुत ही ज्यादा गौरवशाली इतिहास है, जिन्होंने अरबों से, अफगानियों से युद्ध लड़े और हमेशा इस देश की रक्षा ही की। तो गोहिल जो गोत्र है हमारा, पठारिया गोहिल जिसको हम बोलते हैं, और कहीं भी आप परिचय आप निकलो तो पठारिया के लोगों तो फिर उन्हें भैया जैसा करके नीचे बैठा रहे, तो आपको पठारिया नहीं बताना है। अब
आपको गोहिल ही बताना, सीधी सी बात है, कहीं बाहर जाओ तो सामने गोहिल रहते हो, बहुत सम्मान मिलेगा, साहब आपको बिठा देगा, गद्दे वद्दे लगाएगा, बढ़िया फूल लगा के स्वागत सम्मान करेंगे आपका। तो गोहिल जो गोत्र है, गोहिल वो गोत्र की जो कुल देवी है। हमारे मेवाड़ राजपूतों में 7 गोत्र हैं, पिपाड़ा, पिपलोदिया, केलवा, किलोदिया और पठारिया और सिसोदिया। ये 7-8 जो गोत्र है हमारे, इन 7-8 गोत्रों की कुल देवी है बाणेश्वरी माता, जिनको बाण माता जी के नाम से, बाया माता के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों में से चित्तौड़ कौन कौन गए किले पे? कितने लोग जा चुके हैं यहाँ पर? ठीक है, चित्तौड़ किले पे गए, लेकिन शायद मुझे सर आपने बाणेश्वरी माता के दर्शन किए हों? बाणेश्वर, ठीक है, अच्छी बात है। चित्तौड़ का जो किला है, चित्तौड़ के किले में हमारी कुल देवी है बाणेश्वरी माता, जिनको बाण माता, बायन माता के नाम से जानते हैं, जिनकी हम अष्टमी नवमी के दिन पूजा करते हैं, वो हमारी कुल देवी। तो अगली बार जब भी अष्टमी पर पूजा करें तो या तो हम सब लोगों को आपको उसके पूरे गांव में एक घर पे कुल देवी के फोटो भिजवा देंगे। आप अगर व्यवस्था कर सकते हैं, हमसे जानकारी लीजिए कि भैया हमारी कुल देवी के फोटो की हमें आवश्यकता है, तो वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। अन्यथा हम लोग स्वयं हमारे हिसाब से आपको पूरे घर एक कुल देवी, कुल देवता के आपके जो है उनके फोटो आपको विस्तृत करेंगे। इस बार अष्टमी नवमी पर जब हम पूजा करें तो कुल देवी का फोटो सामने रखकर आप पूजा अवश्य करें, तभी आपकी पूजा स्वीकार होगी, तभी आपकी पूजा सार्थक होगी। तो गोहिल वंश की जो कुल देवी कौन है? बाणेश्वरी माता। कौन है? बाणेश्वरी माता। कहाँ पे उनका मंदिर है? चित्तौड़ के किले में, राजस्थान के चित्तौड़ के किले में अंदर उनका मंदिर है। अब जब भी वहां पर जाएं, जो सिसोदिया है, पिपाड़ा है, वैसे तो वहां पर ऐसा नहीं कि जिनका गोत्र है सिर्फ वही वहां पर पूजे दर्शन करते हैं, वहां पे अन्य समाज के लोग भी वहां पर रोज श्रृंगार करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारी चीजें करते हैं। बहुत सारे लोग उनको पूछते हैं। सिसोदिया वंश के भेरू भी है। तो सिसोदिया वंश जो भेरू है अपने, वो भेरू महाराज भी वहीं पर किले में स्थापित है। तो हम जाए तो सिर्फ तो किले की जो मेन चीजें वो स्मारक वगैरह देखने जाए, वहाँ की जो सारी चीजें हमारे इतिहास की चीजें भ्रमण कर आए, देख कर आए, ये चीजें वहाँ पर समझे। इसके अलावा और कौन सा गोत्र है? हाड़ा गोत्र है। तो हाड़ा जो गोत्र है, हाड़ा जो गोत्र है, हाड़ा हमारे जो राजपूतों के जो वंश हैं, वो 3 से 4 वंश हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश, अग्नि वंश और एक ऋषि वंश। कितने वंश हैं? कितने वंश हैं? 4 वंशी। 4 वंशों में हम मेवाड़ राजपूतों में कोई सूर्यवंशी राजपूत है, कोई चंद्रवंशी राजपूत है और कोई अग्निवंशी राजपूत है। हाड़ा जो राजपूत है वो अग्निवंशी राजपूत है, अग्निवंश से आते हैं। और हाड़ा मूल जो उनका वंश है वो चौहान वंश है। चौहान वंश की शाखाओं में से एक शाखा है हाड़ा। और हम मेवाड़ राजपूतों में सोनगरा, देवड़ा, हाड़ा और खींची शायद में ना, खींची, ये जो 4 गोत्र है ये चौहान वंश से हैं और चौहान वंश की शाखा है हाड़ा। अगर आपसे कोई मूल वंश पूछे कि आपका मूल वंश कौन सा है तो चौहान वंश है, और आपका गोत्र क्या है तो हाड़ा। तो हाड़ा राजपूतों की जो कुल देवी, हाड़ा राजपूतों की कुल देवी है आशापुरा माता। कौन है हाड़ा राजपूत कुल देवी? आशापुरा माता। और आशापुरा माता का मंदिर जो है राजस्थान के पाली जिले में, और पाली जिले के नाडोल शहर में उनकी कुल देवी का स्थान है हाड़ा जो आशापुरा माता है। हमारे जो लोग हैं, कई अभी रामदेव जी का चल रहा था, रामदेव लोग पैदल जाते हैं भादों के महीने में, हमारे ठिकाने से भी 10-15 लोग गए थे। लगभग सभी गांवों से कोई पैदल जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कैसे भी आते हैं। लेकिन बीच में जब जाते हैं, जो पैदल यात्री जाते हैं उनके बीच में पाली जिला पड़ता है। वो पाली जिले में ही नाडोल है, और नाडोल के अंदर हाड़ाओं की कुल देवी है चौहान वंश की, उनका नाम है आशापुरा माता। उनकी हम पूजा करते हैं अष्टमी नवमी। इसके बाद में और कोई गोत्र है, किसी की जानकारी आपको चाहिए? दौड़ परिहार। तो मेवाड़ राजपूतों में जो परिहार है, परिहार है, और एक गोत्र और है पालरा। सुना होगा पालरा गोत्र, आपको मालूम होगा, वरिष्ठों को देखो तो पिड़ावा भी है, पालरा भी, तो पिड़ावा भी है और पालरा भी है। पिड़ावा का में हमारे लोगों ने क्या पहले के भ्रांति बना ली, वो यूं बोलते हैं पिड़ावा के लिए, अरे के साथ राहुल जी आया था वो पीड़ीदार निकली तो पिड़ावा कर दिया हमने। हाँ, हो सकता है ऐसा हुआ भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये तो सर नहीं, हुकुम पीड़ सिंह जी उनके वो पूर्वज हैं, उनके जो पूर्वज है उनका नाम था पीड़ सिंह जी। तो पीड़ सिंह जी के नाम पर जो ये है वो पिड़ावा गोत्र उन्होंने रखा है। तो पिड़ावा, पालरा, पड़ियार और प्रतिहार,
ये सारी तीनों चीजें क्या है? परिहार। मूल जो हम मानो उसको क्या है? परिहार। परिहार गोत्र की जो कुलदेवी है, उनकी कुलदेवी का नाम है गाजर माता। गाजर माता है, और गाजर माता का मंदिर जो धर्मपुरी में है। तो पाली जिले में से मैंने बताया कुलदेवी जो अपने आशापुरा चौहान वंशी की कुलदेवी आशापुरा माता है, जिनका मंदिर है पाली जिले में। और वहीं पर ही ये अपने गाजर माता का मंदिर भी है, उसी वहीं पे पाली जिले में। तो ये कौन की कुलदेवी है? परिहार की कुलदेवी। तो परिहार गोत्र के जितने भी राजपूत सरदार यहाँ पर विराजमान है, अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि आपकी कुलदेवी का नाम है गाजर माता, और उनका मंदिर पाली जिले के धर्मपुरी में स्थित है, जिनकी हम पूजा करते हैं। परिहार में प्रतिहार भी लिखते हैं। बंधु गोत्र है कोई गांव में आपके? है अच्छा एक चीज बताओ आप, ठीक है ध्यान से देखिए। बंधु गोत्र है हमने, किसी ने आपसे पूछा तो साहब आपको गोत्र भाई, तो पहले तो आपको खुद की हंसी आई जाएगी बताना कि बंधु गोत्र है हम, है कि नहीं? लेकिन हम उस चीज पर हंसने वाली कोई बात नहीं है। बंधु गोत्र है हमें, लेकिन बंधु कैसे हुआ उसको समझना पड़ेगा। आपके नॉलेज में कि हम बंधु है, लेकिन किसी ने आपसे पूछा तो आपको किस तरह से परिचय देना है। आप बंधु बताओगे तो राजपूत तो मानने नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। वो बंधु एक शब्द अपने आप लोगों में ऐसा लगता है कि जैसे कोई हाँ ऐसा। तो बंधु इसलिए आपका जो गोत्र है कि आपके जो पूर्वज है, जैसे मैंने आपको बताया कि कई गोत्र तो हमारे भगवान ने किसी कारणवश बढ़ाए, लेकिन कई जो गोत्र है जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनका कहीं इतिहास अच्छा रहा है, तो उनके नाम पर हमें गोत्र हमें पड़ा है। तो भोंदू जी सोलंकी के ये वंशज हैं। किनके वंशज हैं? भोंदू जी सोलंकी के वंशज। तो इनका मूल गोत्र कौन सा है? सोलंकी। अब आप ये मत सोचिए कि साहब अदर कास्ट के लोग सोलंकी लिखते हैं, ठीक है, तो हम कैसे सोलंकी लिखें? मैं आपको बताऊंगा, कोई अलग बेटे के अन्य समाज के लोग भी हैं, वो सोलंकी गोत्र का प्रयोग करते हैं। आपने शुरू में लिख लिया और आपने देखा कि यार ये तो सोलंकी लिखे है, अपने जैसे समझे, तो वो सोलंकी लिखे, उसके पास में कोई मोटिव नहीं लिखने का, आपके पास है। आपको सोलंकी गोत्र के बीच में आपके बाप दादाओं का, आपका पूर्वजों का इतिहास है, उन्होंने सर कटवाए हैं, उन्होंने रक्त से विराज उसके लिए दिया है। सोलंकी के आप वंशज हैं। सोलंकी वंश अपने आप में गौरवशाली वंश रहा है। जितने भी वंश है अपने सभी गौरवशाली वंश है। और आपकी जो कुलदेवी है, आपकी कुलदेवी का नाम है खीवज माता। खीवज माता जिनको क्षेमकरी बोलते हैं, क्षेमकरी माता करके, तो खीवज माता है। और खीवज माता का जो मंदिर है, हम राजस्थान जब जाते हैं रास्ते में कोटा बूंदी पड़ता है, और बूंदी के पास में उदय गांव है, गांव ही है। बूंदी के पास में, बूंदी जिला के पास में गांव है उदय गांव में आपकी कुलदेवी का मंदिर। बहुत जी सोलंकी काफी लोग है, कोई बात नहीं, कम नहीं करेगा। अरे ये भैया कहीं गिर जाएंगे सब दे चढ़ाया वहां तक ठीक है, लेकिन हमारी जानकारी में होना चाहिए। मैंने अभी आपको कथा सुनाई कि कहीं देखिए आपको अपनी बेटी को समझ के नीचे नहीं बैठेगी। आप भी बताओ सामने सोलंकी राजपूत है तो आपको वही सम्मान को वहां पर दिया जाएगा। ये चीज है, बंधु हम बताएंगे तो नहीं पहचानेंगे। ये हमारी जानकारी के लिए तीन जो जिले की जो हमारे समाज के लोग हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ बंधु हमारे समाज को भैया है, बंधु बोल रहे हैं हमारे, तो पहचान जाएगा आपके। लेकिन 3 जिला से बाहर ही गया हमको जाते हैं, हमें ऐसा नहीं कोई कभी ना कभी तो मौका लगता है रावड़ा जेला के रावड़ा कभी भी नहीं भी जाते हो तो वो किसी ने पूछ ही लिया रात को तो बेकार का रात को गोत्र में तो हमारा तो बंधु है, तो फिर यार वो भी हंसेंगे और अपन भी हंसेंगे। तो जानकारी हमारे पास होना चाहिए, कोई ऐसी हंसने वाली बात नहीं कि मेरे बंधु हो तो मैं हंसने वाली बात नहीं, लेकिन अपनी जानकारी होनी चाहिए कि कोई पूछे तो उसको पूरी तरह हमारा इतिहास पता है। तो तुम्हारी जो कुलदेवी है अष्टमी नौकी हमको पूजा आपने करा खीवज माता कहाँ है? दही में, बूंदी के पास। कभी वहां से निकलना होगा किसी से जानकारी पूछोगे दही में हमारी कुलदेवी मंदिर बना हो तो आपको कोई भी बता देगा। हो गया बूंदी सोलंकी का। उसके बाद में एक गोत्र और है यहाँ पर डोड, जिसको हमारे समाज में हरिपर डोड के नाम से जानते हैं। लेकिन हम जितने भी लोगों को हमारे बना हुकुम को समाज के लोगों को जानकारियां दे रहे हैं उनको बता रहे हैं कि डोड का डोड में डोड, डोडिया और डोडिया
तो जो पूरे भारत में जो राजपूत है वही कहीं ऐसी जगह होगी जहाँ पर डोड लिखते होंगे, लेकिन अधिकतर पूरे भारत में सब हुकुम डोडिया लिखते हैं। हाँ, तो डोडिया राजपूत से हमारी पहचान है, जो डोड है डोड गोत्र में मेरी शादी हुई है यहीं पर। जो लोग मुझे नहीं जानते वो कम से कम 4 लोग इससे, क्योंकि हम कभी कभी आना होता है, दिन के दिन में आके 10-15 दिन में चले जाते हो सकता है मुझे जानते नहीं होगे आते जगह। तो मेरी ससुराल भी है आपके गांव में यहीं पर, आपकी जानकारी के लिए बता दो, डोड गोत्र में है। तो डोड जो गोत्र है उसको डोडिया के हम बोलते हैं। वो डोड गोत्र की जो कुलदेवी है वो हिंगलाज माता है। हिंगलाज माता को लगभग सभी जानते होंगे। हिंगलाज माता को जानते हैं सभी लोग, हिंगलाज माता को जानते पूजन होती है उनकी आपके यहाँ हिंगलाज माता की। तो हिंगलाज माता है, हिंगलाज माता को जो कुलदेवी का जो मंदिर है आप सभी शांति बनाए रखें। सभी को एक चीज और है, आपके मन में मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप इसमें खड़े होकर पूछ सकते हैं। तो भैया ये चीजों का डाउट है ये बताइए, आप प्रश्न कर सकते हैं, है ना? विराज जाओ बैठ जाओ। तो डोड जो गोत्र है हमारा, तो डोड गोत्र की जो कुलदेवी है वो हिंगलाज माता है, और हिंगलाज माता का मंदिर है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी पूजा करते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। तो कौन है वो? हिंगलाज माता। अब हिंगलाज माता के अलावा आप सोचिए कि यार पाकिस्तान में तो हम कुलदेव का दर्शन करने का से जाए तो हिंगलाज माता के बहुत सारे मंदिर बने। वहाँ से जो लेकर आए हम राजस्थान जिले के कोटेला गांव में, आमेर तहसील है और कोटेला गांव है, राजस्थान जिला है। हाँ हाँ राजस्थान जिले में वहाँ पर जहाँ से जो आपकी जो मेन कुलदेवी है पाकिस्तान में डोड वंश की डोडिया की, उनकी जो जोत वहाँ से लेकर आए वो कोटेला में यहाँ पर मंदिर स्थित है राजस्थान में। हम राजस्थान जाते हैं, हल्दी घाटी जाते हैं, हल्दी घाटी शायद हम राजस्थान जिले में है। तो राजसमंद में डोडिया की कुलदेवी है हिंगलाज माता, और मूल जो मुख्य कुलदेवी कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में क्लियर है? डोडिया गोत्र की कुलदेवी कौन है? कौन है? आपका मंदिर कहाँ है? दूसरा मंदिर कहाँ है? कोटेला में, राजस्थान में। ठीक है, और कोई गोत्र है यहाँ पर? पाकिस्तान में नहीं, पूछो नहीं आई ये ये सुनो, और उसके बाद रनावा शेखावा जुड़ा हुआ। ठीक है, इतने गोत्र हैं ना ठिकाने पे। ये तो हो गए हमारे कुलदेवी कुलदेवता की जानकारी, याद रहेगा सबको। दूसरा की भली मत रखो, अपने कुलदेवी को नाम तो याद रखो, सब क्या है हमारे कुलदेवी का नाम, ठीक है? अब इसके बाद में आता है कि आपने शुरू से देखा होगा, तुम समय में ले लो ना पूरी चीजें, तो बोर होने लग जाए। अभी आपने शुरू में देखा, हम लोग जब यहाँ पर आए बना इसको रख दो, ये बना रख दो इसको, बाद में खिला के अपन उठा लेते हैं यहाँ से। तो आपने देखा होगा कि हम एक दूसरे से बना हुक्म करके बात कर रहे हैं, बना हुक्म करके बात कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, तो आपके मन में प्रश्न कर रहे हो कि बना क्रिया है, इनके हुक्म क्रिया, तो के बना कहता है, के हुक्म क्रिया है। तो यह समझना चाहिए सबसे पहला, तो अपने दिमाग में चीज होनी चाहिए। देखिए, बना हुक्म की जो भाषा है, कोई ये अलग से ट्रेंड नहीं है कि हम लोगों को दिखाओ के लिए नहीं, कि ये बनना है वो हुक्म में, ये दिखाने के लिए हमने इसको हमारे साथ में लगा लिया। ये आपको एक प्राउड फील करने वाली चीज है, ये आपको एक अलग से दिया गया है, क्योंकि जो आपका जो रक्त है और आपका जो इतिहास है वो इतना शुद्ध है, इसलिए आपको अलग से उपाधि दो। तुमने भी बताया कि हमने राव लगता था पहले, तो राव, रावल, राणा, महाराणा ऐसे करके जितनी भी हमारी सारी चीजें क्या थी, हमारी उपाधियां थी जो पहले लगती भाई, वो राज्य के हिसाब से वो चेंज होती गई। पहले राव लगाया, फिर रावल लगाया, फिर राणा लगाया, फिर महाराणा लगाया, ये सारी चीजें होती गई। तो अभी छोटे जो बना हमारे बेटे हैं, सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देने की बात है, तुम बात मत कर लो बिल्कुल भी है, भाई बंदे को समझा देख रहे हैं। तो बना किसको कहते हैं, ध्यान सुनना, मैं पूछूंगा भी आपसे, बना किसको कहते हैं, हुकुम किसको कहते हैं, और दादा भाई किसको कहते हैं? ये राजपूती भाषा है, हम राजपूत लोग हैं। तो सबसे पहले तो हमारा पहनावा, आप कैसे पहचाने जाओगे? हमारा पहनावा है। अब कई लोगों ने साथ धोती पहन है, धोती पहन ली, हम कई लोगों को धोती पहनने में शर्म आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा इस वस्तु, ये हमारा
पहना हमेशा रहा है, हमारे बाप दादाओं ने पहना, अभी भी जो पूर्वज है कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो सिर से साफ और धोती भी गायब हो जाएगी। एक पूर्वज हमारे बीच में से जब जाते हैं ना तो एक पूर्वज कम नहीं होता, एक धोती हमारे बीच से कम हो जाती है। आ रही आपको नहीं समझ में? धोती हमने इसलिए पहनी है कि जो हमारे पूर्वज जो पहनता है, जो हमारा पहनावा है राजपूतों का, वो निरंतर ये चीजें चलती रहे, हमारी संस्कृति नष्ट ना हो, हमारे जो रीति रिवाज है वो चीजें हमारी नष्ट ना हो। इसलिए हमारा जो पहनावा है, हमारे सिर पे केसर या पागे, हमारे लोग ये चीजें पहले से धारण करते हैं। लेकिन आज किसी को अगर हम बोलेंगे, किसी युवा को बोल रहे हैं कि भैया धोती पहन लो, और खैर ऐसे तो पहनते नहीं, लेकिन जैसे कोई गणेश जी का विसर्जन करने के लिए गए, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं, तो वहाँ धोती पहननी पड़ती नहीं, तो फिर भी जल्दी जल्दी में लपेट लिया टवाल और ये बैठ गया। ठीक है, काम चल जाता है टवाल से, लेकिन थोड़ी देर लगती धोती पहनने में, कैसी शर्म आप लोग? अरे ऐसे नहीं पहनो, पूजा पाठ के टाइम पर तो पहन सकते हैं ना। पूजा पाठ के टाइम में तो जब भी हम कुलदेवी की पूजा करें ना, तो सिर पे केसर या पाग होना चाहिए और धोती पहनकर आप पूजा करें अपने कुलदेवी, जब भी पूजा होती है हमारी। ठीक है, अब मैं बना हुकुम की बात कर रहा था। राजपूतों की भाषा है बना हुकुम वाली, और एक कुशल भाषा शैली होती है, और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। आज राजपूत है उन चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन अदर कास्ट कहीं ना कहीं हमारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आप देखिएगा हमारा जो राजपूती पहनावा है, अभी प्रदीप मिश्रा जी का एक वीडियो आया था कि राजपूती पहनावे की क्या बात कहना है, ऐसा करके एक वीडियो बनाया था उन्होंने। तो हमारा जो पहनावा है पूरे भारत में प्रचलित है, और सिर्फ राजपूत नहीं, अब अदर कास्ट के लोग उनको ज्यादा फॉलो करते हैं। हमारी जो माताएं बहनें हैं, जिनका राजपूती जो पोशाक है, हम लोग वो चीजें गायब कर दी, समाज में खत्म ही होगी धीरे धीरे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो टीम काम कर रही है, हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं, उसका असर समाज में दिख रहा है। आप शादियों में जाओगे तो कहीं ना कहीं हमारी 4 से 5 बाईसा ऐसी मिल जाएगी जो राजपूती ड्रेस में आपको मिलेगी। मिलती है? मिलती होगी आप सभी लोग। देखिए, तो हमारा पहनावा है सबसे पहली चीज, तो ये पहना हो गया। भाषा शैली पर हम आए तो राजपूतों की भाषा जो शैली है, जो ध्यान देना वाला, जो हमसे छोटे हैं, हमसे जो उम्र में छोटे हैं, छोटे को क्या बोलेंगे? बना बोलेंगे। हमसे जो उम्र में छोटे उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और जो हमारे हम उम्र है या हमसे 1 वर्ष बड़े हैं या लगभग हमारी उम्र के हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? दादा भाई। क्या बोलेंगे? दादा भाई। अच्छा, बना का नाम है मालूम, लोके नहीं इनका नाम, और तुम मेरे बुलाओगे तो कहीं होगा लोग क्या है रे ऐसे होगा नहीं, और आप बोले बना इधर आओ, अच्छा लगता है बोलने में, मतलब एक सम्मान का शब्द है ना, भाषा शैली अच्छी है ना। आप लोगों को थोड़ा स्टैंडर्ड मिनटों को बोले कि नहीं आप बना बोलते एक अलग चीज है, तो लोग क्या यार है महेश है यार है, ये एक अलग लगता है ना, इससे आपकी भाषा शैली अच्छी होगी। आप क्या बोलेंगे अपने से छोटे को? और हम उम्र को क्या बोलेंगे? और हमसे जो बड़े हैं उनको क्या बोलना? आपको हुकुम बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलेंगे? भाषा शैली हो गई आपकी, बना हुकुम की आपको भाषा पता है। और अब आगे से आप सब लोग ध्यान रखेंगे, अपने रूटीन में लिखा ना, कोई लोग क्यों महेश नहीं चल रहा है, क्या बोलेंगे? बना हुकुम वाली भाषा। अच्छा लगेगा आप लोग बोल के देखिए, आप किसी छोटे को बना बोलोगे वो आपको हुकुम बोलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमें तो बेटा हुकुम बोल दे तो हम खुद ही नहीं समाज अगर हुकुम बोलते हैं तो ये चीज है, बना हुकुम करके आप बोले, स्वयं से छोटे को बना बोलेंगे, और हम उम्र को दादा भाई बोलेंगे, और बड़े को हुक्म बोलेंगे। तो भाषा शैली हो गई, आपका पहनावा हो गया। भाई साहब क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, आपको बना हुकुम की भाषा समझ में आ गई। हमारी जो छोटी बहन है, छोटी बहन को क्या बोलेंगे? बाईसा। क्या बोलेंगे? बाईसा। अच्छा लगता है बाईसा बोलना? छोटी बहन को बाईसा बोलेंगे, कितना अच्छा लगेगा? बाईसा। और बड़ी बहन को क्या बोलेंगे? जीजा। जीजा जी, जिया जी वाले जिया जी नहीं, जीजा बोलते हैं राजपूतों में। जीजा हुक्म, बाईसा हुक्म, क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, अच्छा लगेगा, जीजा को भी अच्छा लगेगा कि हमारे बना हमारे भाई छोटे छोटे कोई नई चीज लेकर आए, बता रहे। तो ठीक है जी, जया जी को तुम तो पता है कि कमर साहब बोल रहे हैं, जया जी से बोलो कहीं भी किसी जो हमारे का झगड़ नहीं पड़े उसे जो संस्कृत है वो कमर साहब बोलते हैं, और जो साले वगैरह जो रहते हैं वो जीजो साहब बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा शैली हो गई, बना हुकुम हो गए, गोत्र हो गए, कुलदेवी हो गई, कुलदेवता हो गए। इसके अलावा कोई सवाल आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि शिक्षा पे हम आएंगे, इसलिए शिक्षा का अलग टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। अभी तो हमारे गोत्र की चर्चा होगी, आगे शिक्षा को कुछ चलेगा। और कोई गोत्र के राजपूत हैं इसके अलावा? और कोई गोत्र है आपके यहाँ से? जो यहाँ
बड़ा गोतिया गोत्र के जो हैं वो पूरे ढोकला से निकले थे। पहले जो काला पीपल की जो जज वगैरह जो न्यायपालिका थी वो पूरी काला पीपल की पूरी ढाबला जमीन थी। और ऐसा कहते हैं कि जब गोरा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे तो गोराबाई ने सती कर ली थी, वहीं से लेके बोरदिया गोत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो सब बोरदिया हो गए थे और जितने भी बोरदिया हैं जहाँ भी हैं पूरे गोंदर जी के बंधु हैं। मूल ठिकाना उनका ढाबला जी। ठीक है, बोरदिया गोत्र क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? हाँ। समझ में आ गया साहब जी? सब। बोले महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, शिव सरदार की जय, प्रताप की। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जरा सा रोको, जब बोला हो एक तो राजा सिंह बना इस गांव के दामाद है, तो अपन कोई फूफा जी हो गए कुछ क्या है, फूफा जी क्या रहता है कि जियाजी फूफा जी को शादी में याद करते हैं, है ना? और बेचारे खुद ही आकर के आपको यहाँ मतलब इतना गाइड कर रहे हैं, राजा बना इस गांव के दामाद के, हमारे जियाजी और जमा हो गए। अरे कंसल्टेंट हमारे के लोग अपन तुम्हारे ससुराल वाला होंगे खाली साधु सुधार को तुम तेरे सुधार में शुरू देते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित साहब। अब मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे जितने विराजमान हैं सभी बना और हुक्म, जिनको कुलदेवी और अपने गोत्र के बारे में जानकारी नहीं थी वो सारी क्लियर हुई होगी। अपनी अपनी तो सबको हो गई होगी, ये तवर कौन है, तो पड़ियार कौन है, सिसोदिया कौन है, तो पठारिया कौन है। अब अरे डोडिया बोलते हैं, डोड़ और डोडिया दोनों एक ही है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। कुछ लोग हमको बहुत बरलाते हैं कि डोड़ अलग है डोडिया अलग है, दोनों एक हो। स्वतंत्र गोत्र है, किसी में भी शादी कर सकता है। डोडिया एक मात्र ऐसा गोत्र है जो स्वतंत्र गोत्र है। स्वतंत्र गोत्र समझते हो ना, जैसे कि 4 वो है तो अपने डोडिया गोत्र है, कोई शाखा नहीं है, तो किसी भी उसमें शादी बावन गोत्रों में शादी कर सकते हैं। अब हमने इसी माध्यम से ज्यादा समय न लेते हुए हम आगे हमने अपने गोत्र कुलदेवी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अभी हुकुम ने बताया था कि हमें फॉर्म भरते हैं, तो हम शहर में जो है वहाँ पे हम आते हैं और जनरल में, और यहाँ पे हम ओबीसी में आते हैं। अब इसी में हम क्या करें? अभी क्या है कि जैसे कि जाति जनगणना चल रही है तो उसके बारे में क्या पता है? हाँ, उसमें भी आएंगे, तो पहले अपन शिक्षा पे उसके बाद तो फॉर्म भरते हैं तो हमें कहाँ कौन सा फॉर्म कैसा बनना चाहिए, वैसे तो हमें बदलाव करना है। तो हमें फॉर्म भरना है तो हमें सेंटर में कौन से कैटेगरी से फॉर्म भरना है। और अभी अगर मान लो हम कोई ओबीसी में हम लिख रहे हैं सभी, तो हमें जो यहाँ पे है तो उसमें ओबीसी में भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं फॉर्म। अगर हम फॉर्म भरना चाहें सेंटर में और उसमें भी हमें कुछ फायदा चाहिए तो हम उसमें आते हैं ईडब्ल्यूएस से, सुना होगा कुछ कोई है होता ईडब्ल्यूएस, सुना है किसी ने? वो हमारे काम का है कि नहीं? मैं तो ये मानता हूँ कि ईडब्ल्यूएस हमारे ही काम का है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में लगभग 50-60% लोग ऐसे हैं जिनके पास 8 एकड़ से कम जमीन है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट नौकरी में है। सब लोग कम जमीन वाले या प्राइवेट नौकरी वाले अपना धंधा करने वाले लोग हैं। तो हमें तो बहुत फायदा मिल रहा है उसका ईडब्ल्यूएस। तो जो फायदा मिल रहा है उसको उठाओ, ओबीसी से ही फॉर्म मत भरो, जहाँ जरूरत लगे तो वहाँ जनरल से फॉर्म भरो। सेंटर की जितनी भी नौकरी आती है, आपको जितने भी पेपर आते हैं, सब सेंटर में जनरल से ही फॉर्म भर के आप पेपर दो और ईडब्ल्यूएस का फायदा उठाओ। उसके पूरी जानकारी देने के लिए हमारे एक आर्मी में जो कि रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड है दादा भाई, और अभी अपनी एक एकेडमी चला रहे हैं। तो दादा भाई मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। एक मिनट दादा भाई से पहले हम क्या थोड़ा सा गाइडेंस करो, थोड़ी सी चर्चा उनका 2 मिनट है। हाँ, उसके बाद दादा भाई आप आइए। बार-बार उठना पड़ता है, इसलिए क्षमा। ये हमारे बना है एक देवेंद्र योगेंद्र सिंह बना है, योगेंद्र दोनों इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ दोनों। ये साहब दोनों बना अपना बना आपको परिचय बताओ सबसे जरूरी चीज करके। जय माता। हम नाम बताओ। मेरा नाम योगेंद्र सिंह गोयल राजपूत। वो ठिकाना बताओ सर। ठिकाना जिला शाजापुर, तहसील कलाईपुर, मेन ठिकाना हाजीपुर। आप बताओ। दीपक राजपूत मेरा नाम है और जिला शाजापुर, कालापीपल गाँव मेरा हाजीपुर। ये बना साहब ये हमारे दोनों मध्य प्रदेश के मानव प्लेयर हैं। इसके ये भगवान राम का धनुष है।
परिवार में और हमारे समाज में ऐसे बच्चों को भगवान ने जन्म दिया है। मैं इनके माँ बाप पिताजी को बहुत बहुत स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ इन दोनों बच्चों को जिन्होंने नेशनल प्लेयर हमारे जो खेल रहे हैं लोग, और शायद भगवान से प्रार्थना की है शायद राष्ट्रीय जो है प्लेयर बने। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। एक दिन मेरा परिचय हुआ, इस तरह के 500 बच्चे हैं, लेकिन 500 हजारों बच्चों में से दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इन बच्चों को, इनकी मेहनत को। ये हमारे बीच में बता रहे हैं, तो मैं ये भी निवेदन से करूँगा कि आने वाले समय में आप हमारे जो बच्चे हैं, जितने भी हमारे बना हुआ हमारे संगठन में आज काम कर रहे हैं, हम अच्छा ये शिविर ठीक है कि शिविर बहुत ज़्यादा लगाएंगे, 3 दिन का लगाएंगे, उसमें तिरंदाजी का हम प्रोग्राम रखेंगे और ये आपको सिखाएंगे, और फिर हम सबको भी राष्ट्रीय प्लेयर बनना है, बच्चों को, जितने बच्चे सबको जाना है इसमें। तो आप सब लोग इनसे प्रेरणा लें और इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ बच्चों को। ठीक है बेटा, धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो है ही हम, लेकिन जो भी हम प्रोग्राम से पधारना आप लोगों को, ठीक है। सभी को जय माता दी। मैं राकेश सिंह राजपूत, ठिकाना कचनारिया से बिलोंग करता हूँ। अभी करीब 15 साल से आस्था में रह रहा हूँ। तो मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड हूँ और भारतीय सेना में जाने के बाद में मैंने वहाँ पर पीटीआई कोर्स किया इंस्ट्रक्टर का और 9 साल घातक में रहा। तो वहाँ ट्रेनिंग देने का काम करता था। आने के बाद मुझे नया नहीं लगे, इसलिए मैं वही काम यहाँ कर रहा हूँ कि जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं उनको वही प्रशिक्षण भर्ती के पूर्व आस्था में दे रहा हूँ। इसमें जो भी प्रशिक्षण स्कूल है, कोचिंग संस्थान है, सभी ने अपनी अपनी फीस डिसाइड करके रखते हैं कि मुझे क्या लेना है बच्चे से और क्या नहीं लेना है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मेरा फ्लेक्सिबल है। कोई बच्चा है 100 रुपये महीने भी देता है मुझे, कोई 200 रुपये भी देता है, कोई 400 भी देता है, और कोई फ्री में भी तैयारी करता है, और कोई ऐसा है जिसको मैं मेरे पास से पैसे से जूते खरीद के देता हूँ कि भैया तू तैयारी कर। 4 घंटे मेरे पास से आगे में जा चुके हैं जो बिल्कुल फ्री में गए हैं और उनसे कोई पैसे लिए नहीं। और कोई ऐसे भी है कि जिनके पास फीस नहीं है कि सर मैं तो भर्ती होने के बाद दे दूंगा, भर्ती हो गया तो नहीं हुआ तो नहीं दे पाऊंगा। बोला ठीक है। तो एक सचिन सिंह राजपूत करके था चुपाड़िया का ही, अभी लास्ट भर्ती में गया वो, तो उसकी कॉलेज की फीस मैंने भरी, एकेडमी का किराया और एकेडमी की फीस सारा कुछ ऑफ चल रहा था। फिर बाद में वो भर्ती होकर ट्रेनिंग करने गया। फिर ट्रेनिंग से आने के बाद में उसने फीस दी कि सर ये जो आपकी फीस थी आपने जो मेहनत करी और मुझे मेहनत कर गई उसका ही है। महाराणा प्रताप की जय। जो नए बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने भविष्य के प्रति जाग रहे हैं धीरे धीरे, मैंने क्या करना है, खेल विभाग में जाना है या पढ़ाई करनी है, तो वो पहले डिसाइड कर लेना है आपने। ऐसा नहीं है कि कॉलेज कर लिया, अब 24 साल 25 साल उम्र हो गई और आप सोच रहे हैं करियर के प्रति, भविष्य के प्रति कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं, कि अब तो कुछ नहीं भैया, भर्ती की उम्र भी निकल गई और अब दुकान खोल के बैठ जाओ, है ना, या किसी दुकानदार के पास में काम कर लो। तो ऐसा नहीं करना है, पहले ही अलर्ट रहना है, जाग जाना है। मैं पढ़ाई कर रहा था 8th क्लास में, 9th क्लास में, तब कारगिल युद्ध चल रहा था 99 में। तो डेली न्यूज़ पे, रेडियो पे खबरें आती थी कि आज इतने जवान शहीद हो गए, टोलोलिंग पहाड़ी पे फलानी रेजिमेंट है वो लड़ाई लड़ रही है, इतने जवानों को खदेड़ दिया है। तो वो कहानी सुन के मैं स्काउट गाइड में था, तो मुझे अंदर से ये लगता था कि मैं भी भारतीय सेना में जाऊं और सेवा करूं और देश के लिए लड़ाई लड़ूं। अभी इसी बीच में हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दादा भाई राहुल सिंह जी हाड़ा खजूरी बड़ा से पधारे आप। उसी के चलते मैं धीरे धीरे मन में सोच आया, मोटिवेशन आया कि मैं भारतीय सेना में जाऊं और भारतीय सेना में जाकर के सेवा दूं, देश के लिए लड़ाई लड़ूं, कुछ करूं। मैंने 9th क्लास में था, तब हमारे गांव में एक बंदा था, वो छुट्टी आया आर्मी की ट्रेनिंग करके 6 महीने की, हमारे से बड़े थे 3 साल 4 साल। तो काफी बंदे वो जब ड्रेस पहन के आए ट्रेनिंग में से, तो गांव में उनका थोड़ा सा जुलूस निकाला, सम्मान किया सभी ने, और काफी लोग उनके पीछे पीछे जाते रहे, घर तक छोड़ के आए। तो उनमें मैं भी स्कूल से आया छुट्टी, तो मुझे वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी। ड्रेस के अंदर बंदा को नहीं, ये नहीं देख रहा हूँ, खाली वो वर्दी देख रहा हूँ, टी-शर्ट ड्रेस, कि इसमें क्या है, कि इसका तो इसके आगे सब फेल है, मतलब कोई सी भी जॉब हो, कोई सी भी नौकरी हो,
कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, इसके आगे सब फेल है। तो अंदर से सोच लिया कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जब सब उसके घर तक गए, छोड़ के आ गए, सबने चाय नाश्ता किया, मैं उनके घर के बाहर खड़ा रहा, देखता रहा उनको चुपचाप अकेला। जब भीड़ पूरी चली गई उनके पास से, तब मैं उनके पास में गया और मैंने उनको पूछा कि भाई साहब फौज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी रनिंग करनी पड़ेगी, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला 10th पास कर ले और 16.5 साल उम्र चाहिए और इतनी रनिंग करनी है, वही 1600 मीटर। अब 1600 मीटर डिस्टेंस पता नहीं है मुझे कि उस समय कितना होगा, कि मैं कितना दौड़ूं, कि कितनी देर है। 1600 मीटर रनिंग बता दी मुझे स्विम बता दी, ऐसे लगाने ऐसे रनिंग कर सकता है। मैं उसी दिन से दूसरे दिन से रनिंग शुरू कर दी और डेली 1.5 से 2 घंटा तक रनिंग करता था। पता नहीं है मुझे कि कितना दौड़ना है, मैं 10-10, 12-12 किलोमीटर दौड़ने लग गया। मुझे दौड़ना था 1600 मीटर, तो क्योंकि मुझे ये था दिमाग में कि वहाँ भर्ती के दौरान मेरी रनिंग कम ना पड़ जाए, कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ। और मेहनत करी बिल्कुल 1 साल 1.5 साल तक, और 1.5 साल बाद भर्ती आई, 10th पास करी। 11th मैंने पढ़ी नहीं है, 16.5 साल उम्र थी, दाढ़ी कुछ आई नहीं। 10th पढ़ के जुलाई और अगस्त 2 महीने 11th में पढ़ाई करी। इसके बाद में सितंबर में भर्ती आ गई, यही समय था सोयाबीन का, और भर्ती आ गई तो भर्ती देखने चला गया। जाने के पहले कुछ समस्याएं आती है, पैसे चाहिए। भोपाल जाने के लिए तो 25 रुपये किराया चाहिए, 25 रुपये नहीं मिलते थे उस समय, 1 रुपया पॉकेट मनी मिलता था। तो इतने पैसे आए कहाँ से? तो घर में ऐसा नहीं था पैसे की कमी हो। उस समय जब छोटे छोटे थे, 4-5 मोटर गाड़ी थी घर में, 4-5 ड्राइवर थे, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ था, कोई वो नहीं था। लेकिन पिताजी ने मना कर दिया कि तू नहीं जाएगा फौज में। मैंने बोला मैं फौज में जाऊँगा, मुझे दूसरी नौकरी करनी नहीं। उन्होंने बोला 12th तक नौकरी कर ले, तेरे को पुलिस की तैयारी कर लेना। मैं बोला नहीं, मुझे तो वो जो वर्दी थी ना रोज वही दिखती थी जो बंदे की देखी थी। और भर्ती देखने के लिए जब पैसे नहीं मिले तो फिर ऑप्शन कई आए, सोयाबीन आए थे घर में, तो गांव के घर में रखे, रियल कहानी है। तो मन आया एक बार कि सोयाबीन घर के बेच दो क्या पूरी, साइकिल पर रख के, उससे पैसे ले लूंगा और भर्ती देखने चला जाऊंगा। या शाम को जो गाड़ियां आती हैं सभी, उनके पैसे बाबूजी के पास आते हैं, ड्राइवर लोग पैसे देते हैं बाबूजी को कि काका साहब इतनी गाड़ी चली थी, इतना डीजल डाल दिया, ये पैसे। वो पॉकेट में पैसे रखे और कुर्सी में शर्ट टंगी है। रात को सोने के पहले वो शर्ट भी देखता था कि इसमें से निकाल लूँ क्या, पापा को पता ही नहीं लगेगा कुछ भी बाबूजी को कि कितने निकालने कितने नहीं। लेकिन दिमाग में ये था कि अगर पकड़ा गया तो बहुत बेइज्जती होगी, मतलब जो पिटाई है ना वो हो जाएगी चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा बेइज्जती वाली बात है। और बाकी लोगों को भी पता लगेगा, परिवार में दोस्तों को, तो वो बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है। तो फिर एक अच्छा ख्याल आया कि क्यों ना मैं मजदूरी कर लूँ, साइकिल निकाल रहे हैं सभी। तो मैं एक बाबू दादा है उनके घर में मजदूरी करने गया। 8 दिन मैंने सोयाबीन निकाले। काम का अनुभव था नहीं बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ किया नहीं था। तो मैं दौड़ दौड़ के काम करता था खेत में, जो सोयाबीन डालना है ना गाड़ी में, दौड़ दौड़ के काम करता था। हड़म्बा में डालना है तो दौड़ के उधर से लाता था, दौड़ के करता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मजदूरी शाम को कम मिल जाए। तो ये सोच के मैंने काम किया और 8 दिन के मुझे 400 रुपये मिले उस समय। जो वहाँ के बंदे हैं गाँव के, वो जाते होंगे, उन्होंने देखा होगा। नए तो नए हैं शायद, पुराने हैं नहीं उनमें जो बैठे हैं उनमें। तो जब 400 रुपये मिले और मैं घर गया, घर वालों को नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उनको तो यही पता है कि ये पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है। स्कूल से जब शाम को वापस आता था, मैं मजदूरी करके आया था। पैसे मैंने लिए नहीं उनसे, 8 दिन बाद ही लिए इकट्ठे। तो 25 रुपये किराया था भोपाल का। भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट रेडी करवाए और मम्मी को दिए पैसे। तो बोला कहाँ से लाया 400 रुपये, बहुत बड़ी रकम है। मैं बोला मजदूरी करके लाया। कहाँ गया था? उनके यहाँ। अच्छा, बोला हाँ क्यों? मैं बोला मुझे फौज की भर्ती देखनी है और बाबूजी पैसे नहीं देंगे, और उन्होंने मना कर दिया कि इसको भी पैसे देगा नहीं। तो मैं कहाँ से लाता? तो वहाँ से लाया। बोला उनको बोलना मत, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई होगी। मैं बोला हाँ आप ही मत बोलना, मैं भी नहीं बोलूँगा। भर्ती देखने के लिए भोपाल गया, परेड ग्राउंड। एडमिट कार्ड मिल गया था, फ्री में सेंटर में थी भर्ती, परेड ग्राउंड नहीं थी। एडमिट कार्ड मिल गया फिजिकल के लिए। और एडमिट कार्ड के समय ही जो हम डॉक्यूमेंट बनवाते हैं ना, डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। सभी के डॉक्यूमेंटेशन में कुछ मिस्टेक है तो उसको समय से पूरा कर लेना चाहिए। अभी सभी पढ़े लिखे हैं, ध्यान देना। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट था मूल निवासी, उसमें तहसीलदार का साइन नहीं है, स्टैंप लगा है, साइन नहीं था। तो मुझे उस्ताद ने निकाल दिया कि भाई इसमें साइन नहीं है, साइन करवा के लाना। मैं बोला सर मैं 80 किलोमीटर दूर से आया हूँ और मैं आके लेट हो जाऊँगा, आज तो आ नहीं पाऊंगा, मैं 3 घंटे से ज़्यादा लगेगा। उस समय सिंगल रोड था और बस है सरकारी, वो 3 घंटे से ऊपर लेती थी आस्था के पहुँचने के लिए। तो उन्होंने बोला लास्ट तक भी आ गया तो मैं रख लूँगा। मैं बोला ठीक है सर।
बस में बैठा, महाराणा प्रताप चौराहे पे उतरा। रास्ते में रोड बहुत खराब था उस समय, और ये जो कन्नौज रोड है मंडी वाला, वो और ज्यादा खराब था। दौड़ के गया तहसील के सामने, तो वहां पता लगा, पूछा तो कि तहसीलदार है, कहीं राउंड पे गए बाहर। एक बंदा दिखा, धर्मेंद्र सिंह, आस्था का ही था, सुभाष नगर का। उसको थोड़ी सी जानकारी थी वहाँ की, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये बात है और मुझे अभी वापस भोपाल जाना है और आज का दिन ही मेरे पास समय नहीं है। तो उसने बोला ठीक है। क्लर्क से पूछा तो उन्होंने बोला कि तेरा काम तो हो जाएगा, लेकिन चाय पिलानी पड़ेगी हमारे। तो मैंने बंदे गिने, कितने बंदे? 10 बंदे, मतलब 15 रुपए की चाय। तो मैं बोला चल ठीक है, मैं पैसे दे के जेब में, मैं बोला हाँ मैं घर से लेता हूँ, बाकी के चला दूंगा, बाकी इनको चाय पिलाऊंगा। और वो क्लर्क ने मेरे सामने साइन कर दिया। मतलब ये मैं कर सकता था, लेकिन दिमाग नहीं था, अनुभव ही नहीं था कुछ, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए या कुछ मैं कर दूं तो मुझे निकाल दे। और 10वीं पास करी थी बस, ना तो उम्र का तजुर्बा ना कुछ है। और फिर वहां से वापस आया, भर्ती में भोपाल पहुंचा, तो सेकंड 2 बंदे बैठे हुए थे, उनके पास में मैं थर्ड जाके बैठ गया और मेरा नंबर आ गया। फिजिकल हुआ, मैंने सेकंड नंबर पे आया था मैं 300 बंदों में, 100 से फिजिकल निकाला। मेडिकल भी फिट हो गया। मेडिकल फिट हो गया तब पापा को पता लगा, उस दिन लेट पहुंचा घर मेडिकल वाले दिन, कि उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि या तो तू परमानेंट अनफिट है, मतलब तो जा ही नहीं पाएगा, या तो फिर फिट है। तो लास्ट में मुझे 7 बजे तक बिठा के रखा, फिर एक स्पेशलिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं फिट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुश हो गया। घर आते आते लेट हो गया, बाबूजी ड्यूटी से जल्दी आ गए घर वापस, एमपीवी में थे वो, 8 बजे आए थे। तो मैं तो खुश होकर घर आया, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, बाबूजी ने पूछ लिया मम्मी से कहाँ गया है, गाँव में दोस्तों के साथ पढ़ने गया होगा। पहले चले जाते थे, अभी तो बच्चों पे जाता वो नहीं है, क्योंकि वो घर में रहते हैं या तो बहुत कम जाते हैं इधर उधर खेलने के लिए। पहले तो बिल्कुल आजाद होते थे, गांव में भी खेलते रहते थे दिन भर, शाम को पहुंचते थे घर खाने के समय, नहीं तो उसकी भी चिंता नहीं है। तो जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, बाबूजी ने ही खोला दरवाजा, तो उनको देख के मैं तो डर गया, और मेरे हाथ में जो फाइल डॉक्यूमेंट है सब गिर गए नीचे। उन्होंने बोला कहाँ गया था? मैं बोला भोपाल गया था। उनको पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा भोपाल जा गया है। तो बोला तो इतना बड़ा हो गया भोपाल चला गया? मैं बोला हाँ चला गया। पैसे किसने दिए? मैं बोला किसी ने नहीं दिए। कहाँ से लाया? मजदूरी करके लाया। मेरी बहुत कुटाई हुई, और उसके बाद में मैं नाराज हो गया, रोया बहुत देर तक, खाना भी नहीं खाया मैंने, रात के 2 बज गए। फिर बाबूजी को समझ में आया कि नहीं, इसकी बिल्कुल अंदर से इच्छा है, इसने कोई गलत काम भी नहीं किया, पैसे भी लाया मजदूरी करके और खुद से भर्ती देगी, तो इसकी इच्छा है तो इसको जाने देते। फिर जब रिटर्न टेस्ट हुआ तो वो खुद मुझे छोड़ने के लिए गए, और उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे साथ में पिताजी गए थे। रिटर्न टेस्ट दे के आया, रिजल्ट आ गया। जब ट्रेनिंग के लिए गया तब भी उन्होंने मुझे बोला कि देख ले, जमे तो ठीक है, नहीं जमे तो वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, घर में कोई कमी नहीं है। लेकिन जाने के बाद फिर लगा कि नहीं भाई, अभी तो अंदर आ गया है तो अब नहीं जाना, अब तो अगर बाहर गए तो फिर बेइज्जती है ना, क्योंकि इज्जत जो अच्छा काम करेगा ना उसका कम प्रचार होता है, लेकिन थोड़ा सा भी गलत कर दिया ना, पूरी जिंदगी भर वो कलम तो लेकर घूमना पड़ता है बंदे को। तो इसलिए जो भी चीज सेलेक्ट करो सोच विचार करके और अच्छे से, और उसके ऊपर तैयारी करो, पहले तैयारी करो फिर लड़ाई मिलेगी। तो जो नए वाले बंदे हैं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि टारगेट डिसाइड कर लो, एम कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, उसकी तैयारी करो और उसी में आगे अचीवमेंट हासिल करो, तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, सभी को यही बोलना था। धन्यवाद। जय माता। धन्यवाद। अभी आपने ये सुना पूरा उनके मतलब जीवन में क्या क्या जीता। आप एक बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर को आप सुनते हो, आप कोई क्लास अटेंड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतनी अच्छी मोटिवेशन आपको कहीं से मिल सकती है? तो ये जो मोटिवेशन है, हमारा मोटिव ये था कि दादा ने जो झेला है, अच्छे संपन्न घर से होने के बाद उन्होंने मजदूरी करी, पैसा कमाया, उसके बाद उन्होंने अपना जो लक्ष्य था उसको हासिल किया। तो हमारे जो नए बना है, जो अभी तैयारियां कर रहे हैं, तो तैयारी करें तो पूरे मन से करें, ताकि वो एक लक्ष्य बनाए कि मुझे करना ही है, ये नहीं करें कर लेंगे हो जाएगा, पैसा बहुत है, बाबू के पास जमीन है, वो तो सबके पास है, लेकिन अपने पास कोई लक्ष्य बनाना है, नाम कमाना है, तो हमें ये खुद में इतना मोटिवेट होना है कि अपन आगे बढ़ सकें। ये उद्देश्य था हमारा। अब मैं इसी कड़ी में आगे हमारे बीच में हमारे दादा विजय सिंह सिसोदिया जी पधारे हुए हैं, वो खुद अपना परिचय देंगे और आपके बीच में अपने शब्द रखेंगे, तो उनको आमंत्रित करूंगा। सभी को जय माता जी की, जय रघुनाथ जी की। सर्वप्रथम भगवान स्वरूप हमारे महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करता हूँ, और आप सभी को पुनः जय माता जी की, जय रघुनाथ जी की आदि करता हूँ।
जैसा कि आप सभी को अभी हमारे दादा भाई ने समझाया, हमारे दरबार आदरणीय राजा सिंह गोयल जी ने समझाया,